सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई में 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के 21 जनवरी फर्स्ट स्लॉट मॉर्निंग के मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशंस। एंड ना सिर्फ सॉल्यूशंस बल्कि यूजफुल इनसाइट्स लाइक कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा टफ है, कौन सा लेंथी है और कौन सा फास्ट होने लायक है, कौन से क्वेश्चंस को राउंड 1 में अटेम्प्ट करें, कौन से को राउंड 2 में अटेम्प्ट करें और कौन से क्वेश्चंस को एकदम लास्ट के लिए छोड़ दें कि बहुत ज़्यादा समय बचा है तो ही उनको अटेम्प्ट करें, अन्यथा उनको पूरी तरह से छोड़ दें। सो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x in the expression is -56 and coefficient of x square and x cube are both 0। अब देखिए इसमें ना बहुत सारी कैलकुलेशन लगेगी, लेंथी, इसलिए मैं जब इस पेपर को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं इसको राउंड 2 के लिए छोड़ दूंगा। सबसे पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम एंड इसको छोड़ देना है आपको राउंड 2 के लिए। बट फिलहाल कैसे अटेम्प्ट करना है उस पे आ जाते हैं। तो हम ये जो 1 - 2x की होल पावर 26 है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं। तो ये जो ax² प्लस bx प्लस c टाइम्स लिखा हुआ है उसका एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा 1, दूसरा टर्म आ जाएगा -26 टाइम्स 2x, तीसरा टर्म आ जाएगा 26c2 जिसको आप लिख सकते हैं 26 इंटू 25/2 टाइम्स -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x²। एंड चौथे टर्म को आप लिख सकते हैं -26c3 जिसको आप लिख सकते हैं 26 इंटू 25 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स इस पूरे का क्यूब हो जाएगा 8x³ एंड प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स जिसकी हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल धीरे धीरे करके जो बचा हुआ डेटा दिया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x के बारे में बात की गई है, x² के बारे में बात की गई है, x³ के बारे में बात की गई है, तो उस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या आ रहा है, वो तब आएगा जब bx 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ से b बनेगा, या फिर जब -26 इंटू 2 यानी कि -52x c से मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ से बन जाएगा -52c। और ये किसके बराबर गिवन है -56। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² पे। कोफिशिएंट ऑफ x² कैसे कैसे बन सकता है, जब ax² कांस्टेंट से या bx x के कोफिशिएंट से या फिर c x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाए। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके 2 कर देते हैं। तो ax² जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² का कोफिशिएंट बनेगा a, जब bx -52x से मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट बनेगा -52b एंड c जब 26 टाइम्स 25 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं माय ट्रिक इज कि मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करने में समय वेस्ट नहीं करूंगा, इसको एज इट इज लिख दूंगा। एज इट इज लिखेंगे तो ये बनेगा +26 इंटू 25 इंटू 2c और ये 0 के बराबर है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। एंड कोफिशिएंट ऑफ x³ की बात करेंगे तो वो भी 3 तरीके से बन सकता है, जब x² x से x² से और कांस्टेंट x³ से मल्टीप्लाई हो जाए। तो जब x² x से मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट बनेगा -52a, जब bx x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस b इंटू 26 इंटू 25 इंटू 2 और टाइम्स b हम पहले लिख चुके हैं क्योंकि हम b को अंत में लिख देते हैं। तो ये हो गया b और c का कोफिशिएंट क्या बनेगा, c का कोफिशिएंट बनेगा जब c आपका इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाए। अच्छा इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें तो 6 4 = 24, तो ये बनेगा -26 इंटू 25 इंटू 4 8 = 32 टाइम्स c इक्वल्स टू 0। इसको मैं और सिंपलीफाई करना चाहूंगा। आप देखेंगे कि -52 या प्योरली 52 सभी जगह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 52 गया तो यहाँ से 26 टाइम्स 2 52 गया, तो यहाँ से 26 टाइम्स यहाँ से 2 गया तो 16 बचा, ऐसा बचेगा। इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये बन जाएगा -a प्लस 25b माइनस 25 गुना 16 होते हैं 400c बराबर c और ये हो गया नंबर। माइंड यू ऐसा पहली बार नहीं जब जेईई मेन ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, पहले भी जेईई मेन ने एक वेरी सिमिलर लेंथी क्वेश्चन पूछा है एंड उस टाइम पे भी मैंने बच्चों को यही बताया था कि आप पूरा मल्टीप्लाई करने में समय मत गवाओ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर जहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं वहां पे कैंसिल करके लिखने का प्रयास करो। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से a एलिमिनेट हो सकता है अगर आप डायरेक्टली इनको ऐड कर देते हो। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 + 3 कर देता हूं तो a से -a गया, 25b -52b हो जाएगा -27b एंड ये कितना लिखा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का टाइम आ गया, अब हम इससे नहीं बच सकते तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 एंड 26 इंटू 50 हो जाएगा 1300। तो ये बचेगा +1300c -400c = 0। रीअरेंज करेंगे
27b इक्वल्स टू 1300 माइनस 400c हो जाएगा 900c, और आप एक 9 कैंसिल कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 100c/3। इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 4। एंड एक काम मैं करता हूँ कि नंबर 4 को नंबर 1 में रिप्लेस करके लिख देता हूँ, तो मेरे पास c की वैल्यू पूरी तरह से आ जाएगी। जैसे ही हम ये करते हैं कि b की वैल्यू 100c/3 हमने इसमें पुट किया तो क्या आ रहा है 100c/3 माइनस 52c इक्वल्स टू माइनस 56। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया 3, 100 माइनस 52 टाइम्स 3 होता है 156 टाइम्स c इक्वल्स टू माइनस 56। अब देखोगे ये भी माइनस 56 और ये भी माइनस 56 है, तो यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास बहुत ही आसान आ गई। क्या आ गई c की वैल्यू 3, और c की वैल्यू 3 आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 100, और c की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 100 आ गई। वो हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 52 टाइम्स b इज 100 माइनस ये है 1300 गुना c इज 3, तो ये हो जाएगा 3900। 5200 माइनस 3900 मिला के कितना बचता है 0031 1300। अब हम a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकाल देते हैं, तो जो a प्लस b प्लस c बनेगा वो बनेगा 1300 प्लस b था मेरा 100 प्लस c था मेरा 3, तो इनको ऐड करोगे तो 303 प्लस 1403 आएगा, जो है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट समय लगा इसको सॉल्व करने में, और ये तो तब है जब मैं बोल बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगर मैं बिना बोले करूंगा तो थोड़ा सा इससे फास्ट कर दूंगा, बट फिर भी मैं इसको राउंड 2 पे छोड़ने के लिए बहुत ही लार्जली आपको रिकमेंड करूंगा। दिस वाज वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ये भी मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि मैं पहले इस पेपर को सॉल्व कर चुका हूं। सो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि x² + x + 1 बराबर 0 है, एंड इसको देखते ही आपको चमकना चाहिए कि ये तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, वो भी इमेजिनरी वाले नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर शिफ्ट का क्वेश्चन है पहली बात, ठीक है। और ये क्वेश्चन राउंड 1 में ही होने लायक है, थोड़ा सा फास्ट है। कैसे, जब मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि उतना समय नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने में। बेसिकली इसके जो रूट्स होते हैं वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं, मैं इसमें कोई एक अज्यूम कर लेता हूँ उसे ओमेगा, और वह एक्स की जगह सभी जगह पुट कर देता हूँ, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ओमेगा प्लस 1/ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब की पावर 4। ऐसे करते करते ओमेगा की पावर 25 प्लस 1/ओमेगा की पावर 25 की पावर। अगर मैं इसी को आप ऑब्जर्व करोगे तो बाय द वे 1/ओमेगा को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/ओमेगा स्क्वायर को आप ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1/1 की होल पावर 4। ऐसे करते करते 3 का साइकिल बनेगा, और अगर ये 25 टर्म्स है तो उसमें अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 8 बार पूरी तरह से जाएगा और एक अकेला बच जाएगा। तो जब तक आप ओमेगा की पावर 24 तक पहुंचेंगे तो वो फिर से 1 प्लस 1/1 की पावर 4 आ जाएगा, और ये ओमेगा की पावर 25 ओमेगा होता है और 1/10 ओमेगा स्क्वायर होता है, इसकी पावर 4 अकेला बचेगा। ओमेगा की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो बहुत ही आसान होती है, जो सबको याद रहती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 या ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 हम पहले ही लगा चुके हैं, और जहाँ तक इसकी बात है ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, और -1 की पावर 4 1 -1 की पावर 4 1। तो ये जो साइकिल है वो क्या चलेगा, साइकिल जो चलेगा वो चलेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 4 इज 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 16। ऐसे करते करते 1 प्लस 1 प्लस 16 आएगा कितनी बार, जैसे कि हमने देखा था 8 ट्रिपलेट्स है ऐसे 8 टाइम्स, और एक अकेला कितना बच जाएगा 1 अलग से बच जाएगा, तो 8 और ये कितना आ रहा है 18 गुना 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 8 8 64 8 1 8 और 6 14 144 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 145, और 145 इज आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑलरेडी बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका लिमिट्स चैप्टर से। तो चैप्टर है लिमिट्स, और बिकॉज इसमें आपको F3 दिया हुआ है, F'3 दिया हुआ है, F'3 दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि एल हॉपिटल रूल, जिसको इन शॉर्ट में LH रूल भी बोलते हैं, वो यूज हो रहा होगा, एंड वो भी 2 बार यूज हो रहा होगा। आपको पता है कि LH रूल कौन सी टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिए यूज होता है, 0/0 या ∞/∞। तो सबसे पहला काम लिमिट्स के किसी भी क्वेश्चन में यही होता है कि आप ये पता करें
कि ये क्वेश्चन कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। अच्छा, इसमें एक लॉग के अंदर की जो पूरी क्वांटिटी है उसको आप ऑब्जर्व करोगे, आप x टेंड्स टू 1 है तो 2 प्लस x जो है वो 3 को टेंड करेगा, एंड f ऑफ 3 18 को टेंड करेगा, और नीचे भी f ऑफ 3 है तो ये 1 को टेंड करेगा, बेस जो है लॉग के अंदर का बेस। और ये जो पावर x टेंड्स टू 1 पे ये 1/0 18/0 टाइप्स, यानी कि 18/10 इंफिनिटी को टेंड करेगी, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और 1 की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमाइन करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, अगर fx की पावर gx है तो हम उसको e की पावर लिमिट x टेंड्स टू gx टाइम्स fx माइनस 1 ऐसे कर देते हैं। दूसरा, इस लिमिट को हम लॉग के अंदर भी ले आते हैं मोस्ट ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस में, अगर आगे जाके सब कुछ चाहिए तो हम ये कर सकते हैं। तो मैं इस पूरी लिमिट को लिख देता हूँ L इज इक्वल्स टू ln ऑफ, और फिर लिख देता हूँ मैं e की पावर, और फिर मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 gx जो कि है आपका 18/x माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स fx माइनस 1 जो कि पूरा है f ऑफ 2 प्लस x अपॉन f ऑफ 3 माइनस। अब एक चीज तो आप नोटिस करेंगे कि log और e कैंसिल हो जाएगा, नेचुरल log जिसका बेस e होता है और e ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मात्र इतना सा बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1। अब आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 को मैं बाहर ले जा सकता हूँ, ऑफ कोर्स ये बच जाएगा f ऑफ 2 प्लस x माइनस f ऑफ 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन चुकी है, और अगर ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो अब हम LH रूल लगा सकते हैं। ये है क्रिटिकल स्टेप इस क्वेश्चन का। LH रूल मैंने एक बार ही लगाना शुरू किया, तो जो लिमिट है वो बन जाएगी 18 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ 2 प्लस x, एंड इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स x माइनस 1। अब देखिए f डैश ऑफ 3 तो 0 दिया हुआ है, तो ये फिर से टेंडिंग टू 0 है, एंड नीचे वाला फिर से टेंडिंग टू 0 है, तो हम एक और बार LH रूल लगा सकते हैं। फिर से आपने ऑब्जर्व किया कि ये 0/0 है, तो LH वंस मोर, LH रूल वंस अगेन आप लगाओगे तो लिमिट फिर से क्या बन जाएगी 18 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 1, ये बन जाएगा f डबल डैश 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और आई थिंक 2 प्लस x मुझे आई शुड टेक इट स्लो, f डबल डैश 2 प्लस x अपॉन 2। अब इंडिटरमिनेसी जा चुकी है, अब आप सीधे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से x के लिए 1 पुट करके कर सकते हैं, तो ये हो गया f डबल डैश 2 प्लस 1 इज 3, और f डबल डैश 3 की वैल्यू 4 की हुई है, तो ये हो जाएगा 18 टाइम्स 4, एंड नीचे एक 2 भी है 2, तो 2 9 जा 18, 9 4 जा 36। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 36। लेट अस सी कि हमने कहाँ पे कोई गलती की हुई हो सकती है। नीचे जो है एक f3 भी चल रहा था जिसको मैंने भारी मात्रा में इग्नोर किया है, जिसको नहीं करना चाहिए। नीचे सभी जगह एक f3 चल रहा है, इसकी वैल्यू भी 18 है, तो 18 से 18 तक जा चुका है, तो जो वैल्यू आ जाएगी मान उसको मैं एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ जाएगी f डबल डैश 2 प्लस x कितना है 4, एंड 4/2 कितना आ जाएगा, तो मेरा आंसर है 2। ऑलराइट, तो LH रूल को 2 बार लगाना पड़ा, एंड आप देखेंगे कि सभी का यूज में आ रहा है। f3 का यूज ऑफ कोर्स आ ही रहा है, f'3 का यूज फाइनल आंसर में तो नहीं आ रहा है, बट इंटरमीडिएट स्टेप में आ रहा है। अगर ये 0 ना होता तो ये फिर से हम इसमें LH नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं बनती। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसको राउंड 1 में करना है राउंड 2 में? मैं तो इसको राउंड 1 में ही करके 2-2.5 मिनट में नक्की कर सकता, एंड आप लोग भी कर सकते हैं अगर आपने लिमिट्स की इनफ प्रैक्टिस करी है। और बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि O एक वर्टेक्स है पैराबोला x² बराबर 4y का, और Q इस पे कोई भी पॉइंट है। अब ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन है ये पैराबोला कोनिक सेक्शन चैप्टर से है, स्पेसिफिकली पैराबोला से, एंड पैराबोला का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है जीमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इक्वेशन तक आता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल भी नहीं पूछा जाता है। हाँ, एक लोकस का ठीक ठाक क्वेश्चन है। Q इस पे कोई भी पॉइंट है, तो x² बराबर 4y जो पैराबोला होता है वो अपवर्ड लुकिंग होता है, एंड जहां तक इसके फोकस की बात है वो आप निकाल सकते हैं इजीली। जो फोकस होगा इसका वो होगा आपका 0,1 पे फोकस है, इस पे कोई पॉइंट हम Q मान लेते हैं, एंड इसके हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। अगर y² = 4ax होता है तो उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं 80², 280। अगर ये x² = 4ay है तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे 280, 80², जहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ 2t, 1 टाइम्स t²। अब locus of point P which divides the line segment OQ internally in the ratio 2:3, O origin OQ को internally
2:3 में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है उसको नाम क्या दिया गया है, उसको नाम हम p दे देते हैं, ठीक है। और ये 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं और p के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं h, k। तो h, k को हम सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। 0 0 ऑफ कोर्स o के कोऑर्डिनेट है 0, 0 एंड इसकी कोऑर्डिनेट है 2t, t²। h कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स 2t डिवाइड बाई 2 प्लस 3 यानी कि 5, यानी कि हो जाएगा 4t/5, यानी कि जरूरत पड़ने पर मैं t को 5h/4 से रिप्लेस करके लिख सकता हूँ। एंड जो इसका y कोऑर्डिनेट है k वो किसके बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स t² होल डिवाइड बाई 2 प्लस 3 दैट इज 5 अगेन। और फिर अब t के जगह मैं 5h/4 यहाँ पे पुट कर दूँ तो k बराबर हो जाएगा 2/5 इंटू 25/16 टाइम्स h। 5 5 25 2 8 16। और अब अच्छा ये h² भी हो जाएगा। तो अंत में मैं h को x से और k को y से रिप्लेस करके अगर लिख दूं तो कोनी क्या बनेगा x² इज इक्वल्स टू 8/5 टाइम्स। तो आपको पता है कि ये अनदर पैराबोला है जो कि इसी पे इसका वर्टेक्स होगा और ये अपवर्ड लुकिंग ही होगा। आगे क्या बोला गया है द इक्वेशन ऑफ द chord of C which is bisected at the point 1, 2। देखिए कायदे से ये क्वेश्चन आप बिना मिड पॉइंट कॉर्ड की इक्वेशन भी से भी कर सकते हैं, पर मिड पॉइंट कॉर्ड की इक्वेशन अगर आपको पता हो तो आप इसको और इजी और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। एंड मिड पॉइंट कॉर्ड की इक्वेशन हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों, जो कि होती है t इक्वल्स टू s1। जहाँ पे कर लिए माइंड यू t लिखते समय हम x² को x1 से रिप्लेस कर देंगे एंड y को y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ पे जो पॉइंट गिवन है वो 1, 2 गिवन, ठीक है। और s1 लिखते समय तो मैं x और y को h और k से रिप्लेस कर दूंगा। पहले तो मैं इसको x² माइनस 8/5 इसको मैं s बोल देता हूँ। तो t क्या बनेगा, t बनेगा आपके पास अगर पॉइंट है आपका 1, 2 के रेस्पेक्ट में जो t बनेगा वो बन जाएगा 1 टाइम्स x माइनस 8/5 टाइम्स 2 प्लस y, ठीक है ना। y को y प्लस y1/2 से डिवाइड करके लिखते हैं इक्वल्स टू, इसमें हम सीधे सीधे 1² माइनस 8/5 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया t बराबर s1। और फिर इसको आप सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। आप इस पूरे को चाहे तो एक 5 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 5x माइनस 4 to the 8 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 to the 16, यानी कि 5x माइनस 4y और 16 माइनस 8 हो गया 8, 8 माइनस 5 हो गया 3 प्लस 3 बराबर 0। देखिए कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं 5 माइनस 4 इन 3। कौन से ऑप्शन में लिख रहे हैं अपन को, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कायदे से ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है। अगर उनको चाहिए कि बच्चा टेंजेंट, नॉर्मल, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मिड पॉइंट कॉर्ड पढ़कर आए तब जाके ये क्वेश्चन फास्ट तरीके से हो सकता है, क्योंकि टी s1 ये सब नोटेशन हम जनरली उसके बाद ही पढ़ते हैं। हाँ, मिड पॉइंट कॉर्ड पे क्वेश्चन पिछले 2 साल से जेई पूछ रहा है, इवन दो उन्होंने जेई के सिलेबस से में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रखा है, बट पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन कोनिक पेस पे पूछे गए थे मिड पॉइंट कॉर्ड पे, और इस बार भी पूछे जा रहे हैं। तो इट्स बेटर, हमने तो अपने बच्चों को सब पढ़ा दिया था जेई मेन से पहले ही हमने, क्योंकि हम मोस्टली जी एडवांस की ही तैयारी कराते हैं और जी एडवांस में पूरा पढ़ाना भी होता है। हमने जेई मेन वाले बच्चों को भी ये चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि पिछली बार भी मिड पॉइंट कॉर्ड के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी हमने मिड पॉइंट कॉर्ड पहले ही बच्चों को पढ़ा दिया था। ऑलराइट, जहाँ तक राउंड 1 राउंड 2 की बात है, अगेन राउंड 1 में होने लायक क्वेश्चन है। इसमें थोड़े से स्टेप्स ज्यादा हैं, 2 स्टेप्स यूज हो रहे हैं, 2 कांसेप्ट यूज हो रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं मिड पॉइंट कॉर्ड का कांसेप्ट भी यूज हो रहा है और लोकस का छोटा सा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का कांसेप्ट यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिखने में थोड़ा सा भयानक सा लग रहा है, इंटीग्रेशन का, पर आपको भी पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज का यूज करें तो क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है। और जब भी लिमिट आपको -a से a टाइप की दिखाई दे तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑड इवन प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो रही, क्योंकि ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है -a से a में वो 0 हो जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं हमेशा कि पूरा ही फंक्शन ऑड हो सकता है पार्ट ऑफ द फंक्शन इवन हो, पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑड हो, जो कि इस प्रश्न में हो रहा है। x की पावर 11 ऑड फंक्शन है, नीचे मॉड x है जो कि इवन फंक्शन है, तो नीचे वाला पूरा ही एक तरह से इवन हो गया एंड ऑड अपॉन इवन ऑड हो जाएगा।
जहां तक पहले वाले की बात है, पाई वो कांस्टेंट है तो वो इवन है, और इवन अपॉन इवन इवन हो जाएगा। तो इसको अगर मैं दो टुकड़ों में तोड़ लूं तो दूसरे टुकड़े का इंटीग्रल तो डायरेक्टली ही जीरो हो जाएगा। ये चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो टॉपिक यूज हो रहा है वो यूज हो रही है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी यूज हो रही है? एक तो यूज हो रही है ऑड इवन प्रॉपर्टी, दूसरी हम बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो मैं सीधे जो मैंने आपको टेक्निक बताई उससे पहला पार्ट इवन जो कि बच जाएगा, दूसरा पार्ट ऑड जो कि जीरो पे चल जाएगा, तो मैं इसको पहले ही गायब कर देता हूँ। इवन में आपको पता है कि इस लिमिट को आप डबल कर सकते हो एंड इसको आप 0 से पाई बाई 6 में ट्रांसफर करके, और पाई टाइम्स dx अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस पाई बाई 6 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस साइन थीटा को आपको पहले ही प्रयास तो होना चाहिए कि इसको क्यों ना कॉस में बदल दें। कॉस में बदलने का फायदा ये होता है कि फिर आप इसको 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो, एंड इसको ऊपर ले जाओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 टाइप का बन जाएगा। तो मैं इसको कॉस में बदलने के लिए क्या टेक्निक यूज करूंगा? इसको मैं अच्छा पाई को पहले ही बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कर सकते हैं। पाई बाई 2 माइनस थीटा करोगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा पाई बाई 3 एंड माइनस ये हो जाएगा मॉड ऑफ x। जैसे कि हमने डिस्कस किया था 1 माइनस कॉस थीटा को हम जरूरत पड़ने पर ये ऊपर पाई बाई 6 चल रहा है 0 से पाई बाई 6 dx अपॉन 2 साइन स्क्वायर और हाफ एंगल यानी कि पाई बाई 6 माइनस मॉड ऑफ x बाई 2 लिख सकते हैं। अब एक और चीज नोटिस कीजिए, बिकॉज हम 0 से पाई बाई 6 में तो x मोस्टली पॉजिटिव है, तो मॉड x को हम हमेशा x से खोल के लिख सकते हैं। एंड बिकॉज ये साइन स्क्वायर है तो मैं इसका अगर ऑर्डर उल्टा पुल्टा करके लिखूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 6 cosec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस पाई बाई 6। उम्मीद करता हूँ कि cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी को याद होगा। cosec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट थीटा प्लस सी। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे लिमिट्स पुट करेंगे 0 से पाई बाई 6, तो इंटीग्रेशन होगा इसका माइनस कॉट ऑफ x बाई 2 माइनस पाई बाई 6 एंड बिकॉज x का मल्टीप्लिकेशन में हाफ तो मैं इसको हाफ से डिवाइड भी करूंगा और लिमिट्स पुट कर दूंगा 0 से लेके पाई बाई 6। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या बनेगा? ये अंत में बनेगा हाफ आपने पुट किया तो ये हाफ ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2 टाइम्स माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 6 बनेगा, और अंत में क्या बच जाएगा माइनस 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 हो जाएगा प्लस कॉट ऑफ 0 पुट करेंगे तो माइनस पाई बाई 6। बाय द वे कॉट ऑफ पाई बाई 6 कितना होता है? कॉट ऑफ पाई बाई 6 आपका होता है √3 और माइनस है तो माइनस √3 हो जाएगा। इसकी हम बात करें तो 2 पाई टाइम्स ये पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 12 होगा जो कि हो जाएगा प्लस पाई बाई 12। पाई बाई 12 मतलब 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्रीज की वैल्यू होती है 2 प्लस √3, तो ये आपके पास लिखा हुआ है 2 प्लस √3 और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस √3। आप पाएंगे कि माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया एंड 2 टाइम्स 2 पाई मिला के कितना बन गया 4 पाई। ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग कि ये क्वेश्चन बिल्कुल राउंड 1 में करने लायक है, ठीक है, और मोस्टली ऑड इवन प्रॉपर्टी यूज हो रही है, थोड़ी बहुत मुझे कॉट 15 डिग्री वगैरह की वैल्यू याद होनी चाहिए, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल से हम कंफर्टेबल होने चाहिए कि 1 अपॉन a प्लस b sin x टाइप का हो और उसमें भी आसान वाला हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आंसर होना चाहिए आपका 4 पाई। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक बहुत ही आसान से टॉपिक से रिलेशंस है ना, फंक्शन का भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है रिलेशंस। बट आपको भी बताया कि टॉपिक कोई भी हो उससे जेईई मेन इजी मीडियम टफ सारे क्वेश्चन बना सकता है। इजी मीडियम टफनेस अपन पेपर के एंड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो चैप्टर है वो है रिलेशंस, ठीक है। इसमें साथ में पीएनसी का भी यूज ऑफ कोर्स क्योंकि काउंटिंग की जरूरत पड़ रही है, ऐसे रिलेशंस जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो एंड सिमेट्रिक भी हो। तो नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन द सेट ABCD, जो ABCD से ABCD में डिफाइंड हो ABCD जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो एंड सिमेट्रिक भी हो,
तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको पता है कि रिलेशन में, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट खुद से तो कनेक्टेड होना ही होना चाहिए। यानी कि अगर मैं ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखूं इसको, तो A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C एंड D कॉमा D, तो इसके पार्ट होने ही होने चाहिए। बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं बाय द वे A क्रॉस A की बात करूं तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 16। 16 में से इस टाइप के कितने आ गए? 4। तो बचे कितने? 12। और 12 को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो कितने आएंगे? 6। 2 से डिवाइड में क्यों कर रहा हूँ? मान कि मैंने कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट किया A कॉमा B, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक और एलिमेंट कौन सा आएगा? B कॉमा A। और सिमेट्रिक होने के लिए आपको पता है कि दोनों ही आपको लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ले लो दूसरा लो। सिमिलरली एक पेयर क्या आएगा? B कॉमा C, तो उसकी करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? C कॉमा B। ऐसे करते करते जो 12 पेयर्स आएंगे, 12 एलिमेंट्स आएंगे, 12 ऑर्डर्ड पेयर्स, उसको मैं 6 पेयर में बांट लेता हूँ सिमेट्रिक के लिए। अब ये जो 6 पेयर्स है, उनमें से हर एक पेयर के लिए आपके पास चॉइस है कि या तो दोनों को ही ले लो उस पेयर में, या दोनों को ही मत लो। यानी कि आप या तो A B और B दोनों को लो या दोनों को ही मत लो। तो इस तरह से हर एक पेयर के लिए 2 चॉइस है, या तो लो या मत लो। तो 6 पेयर्स के लिए कितनी चॉइस होगी? 2 की पावर 6। मेरे पास 2 की पावर 6 टोटल चॉइसेस है, जिससे कि ये सिमेट्रिक बना रहे। रिफ्लेक्स होने के लिए चारों होने ही होने चाहिए, नो चॉइस। सिमेट्रिक रहने के लिए इन पेयर को लो या ना लो, 2 चॉइसेस। इस पेयर को लो या ना लो, 2 चॉइसेस। ऐसे 6 पेयर्स में से हर एक को लो या ना लो, 2 चॉइसेस। तो मैं इसको आंसर करता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6, जो कि कितना होता है? 64, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। जहां तक बात है, ये क्वेश्चन लिटरली 1 मिनट में होने लायक है, और ये राउंड 1 का ही क्वेश्चन है। हाँ, अगर देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों को कोई किसी चैप्टर से डर लगता है। अगर किसी बच्चे को पीएनसी से डर लगता है तो वो ये नहीं कर पाएगा। बट अगर कोई बच्चा रिलेशंस के भी बेसिक जानता है और पीएनसी के भी बेसिक जानता है तो आराम से ये कर भी देगा। जेईई मेन को इस तरह से बनाते हैं कि दोनों मल्टीपल चैप्टर्स के कंसेप्ट दे रहे हैं। अगर किसी भी एक चैप्टर में वीक हो तो देखते ही छोड़ते हैं बच्चे क्वेश्चन। तो उसको मैं रिलेशंस के साथ पीएनसी चैप्टर में डालता हूँ कि भाई काउंटिंग भी यूज इसमें होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जीपी बोला गया है, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है। सीक्वेंस एंड सीरीज या सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन भी बोलते हैं इसको कुछ। और इसमें बहुत ही सिंपल सा जीपी का कंसेप्ट यूज हो रहा है, कोई हाई फाई सीरीज का कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा। अब जीपी के टर्म्स को मानने के कई सारे तरीके होते हैं। अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 टर्म्स इन जीपी का, तो एक आइडियल तरीका होता है कि मिडिल टर्म को मान लो a, तो इससे पिछली टर्म हो जाएगी a/r और इससे अगली टर्म हो जाएगी ar। माइंड यू यहाँ पे a फर्स्ट टर्म कतई नहीं है, यहाँ पे a को मैंने एक्चुअली थर्ड टर्म माना है। इसको करने का फायदा होता है कि इन तीनों का प्रोडक्ट r के इंडिपेंडेंट हो जाता है, सीधे a क्यूब आ जाता है। इनका प्रोडक्ट करोगे तो a क्यूब इक्वल्स टू 64, तो यहाँ से a की सीधे सीधे मेरे पास वैल्यू आ जाती है 4। और कॉमन रेशियो इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स है। अब a की वैल्यू जैसे ही 4 आ गई तो मैं इस इक्वेशन में पुट करूं। बाय द वे, अगर a2 a/r है तो a1 क्या हो जाएगा? a/r² और a5 क्या हो जाएगा? ar²। तो मैं ये तीनों यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ar², a एंड a/r²। और a मुझे पता है तो r में एक बाई क्वाड्रेटिक टाइप की बनेगी जो इजिली सॉल्व हो रही होगी। तो मैं लिखता हूँ a/r², यानी कि क्यों ना मैं a को पहले से ही 4 पुट कर दूं, 4/r² प्लस 4r² इज इक्वल्स टू 813/7। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो क्वाइट पॉसिबल कि कुछ बच्चे राउंड टू के लिए छोड़ते हैं, बट अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कैलकुलेशन से तो डरना चाहिए नहीं फ्रैंकली, क्योंकि जेईई मेन में कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कौन से एग्जाम में करोगे। और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 7 × 28 r³ प्लस 7 × 28 r प्लस 7 × 28 इक्वल्स टू 813r²। जो काम के टर्म्स उनको इंटीग्रल आते हैं तो ये बन जाएगा 28r³ माइनस 13 में से 8 गए 5, है ना, और ये बढ़ गए 10 में से 8 गए 2 और 8 में से क्या 725 r² प्लस 28 इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से देख लेते कैलकुलेशन। 13 में से 8 गए 5, है ना, एक बोरो किया होगा हमने, 10 में से 2 गए 8, एक्चुअली 10 में से 2 गए 8, 785। तो 785 r² प्लस 28 बराबर 0। अब आप ध्यान दो कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट तो 28 × 28 हो। 28 का स्क्वायर बाय द वे कितना होता है? 28 × 28 इज नथिंग बट 784। तो आप मिडिल टर्म को 784 प्लस 1 में तोड़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा।
और इक्वेशन बन गया थोड़ा सा आसान कि 28r की पावर 4 माइनस 784r² माइनस r² प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आएगा 28r² कॉमन, r² माइनस 28 माइनस 1 कॉमन, r² माइनस 28 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास r की 4 पॉसिबल वैल्यूज आएगी। देखो r² या तो 1/28 होगा और 28 होगा, यानी कि r क्यों लिया तो प्लस माइनस 1/2√7 होगा या फिर प्लस माइनस 2√7 होगा। इनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू है जो पॉजिटिव टर्म्स की इंक्रीजिंग वैल्यू देगा और वो होगा r इक्वल्स टू 2√7 के। तो r इक्वल्स टू आप 2√7 मान के आप a3 प्लस a5 प्लस a7 निकाल सकते हैं। देखो a3 कितना है वो हम पहले निकाल चुके हैं 4, और ये GP का कॉमन रेशियो आप बात करोगे तो r² जो कि 28 है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बहुत ही आसानी से 4 प्लस 4 गुना 28 प्लस 4 गुना 28 का स्क्वायर होता है 784। देखो ये हो गया 4 प्लस 8 चौक 32, 4 दूनी 8 9 10 क्या प्लस 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 7 चौक 28 29 30 31। इस तरह के प्रश्नों में आपको कैलकुलेशन आराम से लिख लिख के करनी चाहिए। मेंटली बहुत ज्यादा करने का प्रयास करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांस बहुत हाई है। अभी इसका सम करोगे तो 6 और 2 8 और 4 12 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5 कैरी नथिंग, 1 और 1 2 और 3 3 2 5। कौन सा ऑप्शन है? 3 2 5 2 3 2 5 2 ऑप्शन नंबर 4। और आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 और 4 बहुत क्लोज है एक दूसरे के, और अगर आप ने बाय चांस ये 4 कम कर दिया तो 3 2 या 4 बढ़ा दे 3 2 5 6 या सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो कि 4 4 के गैप पर है। तो थोड़ा भी इधर उधर हो तो मिस्टेक की भी गुंजाइश हो सकती है। फिलहाल के लिए राउंड 1 राउंड 2 की बात करें तो ये भी आई वुड से कि राउंड 1 का ही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन आपसे बनते जा रहे हो तो आप राउंड 1 में उसको करते जाएं, बट अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा का टाइम लग जाएगा राउंड 1 में, तो उसको राउंड 1 में ना करें, उसको आप राउंड 2 के लिए छोड़ दें। राउंड 2 के लिए कब छोड़े? विद इन द फर्स्ट 1 to 1.5 मिनट्स की। लग रहा है कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी या मेरे से नहीं बन रहा है तो उसको बाद के लिए छोड़ दें। एंड आप अपने जो भी रफ वर्क है वो बहुत सिस्टमेटिकली करें, क्वेश्चन नंबर लिख लिख करें, ताकि जब आप उसको राउंड 2 में करना हो तो राउंड 1 में आपने जो मेहनत करी है वो वेस्ट ना जाए, आपने जहां से छोड़ा वहीं से आप पिकअप कर सकें। और जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें आपके पास मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन होता है, तो उसको बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करें राउंड 2 अटेम्प्ट करने के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कौन से टॉपिक का है? फंक्शंस चैप्टर का है। नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ये बोला तो फिर से पीएनसी का यूज आने वाला है, तो मैं दोनों चैप्टर लिख देता हूँ। एक तो फंक्शंस का यूज होगा प्लस पीएनसी का यूज होगा। तो वैसे ही ये इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं, तो मैं पहले लिख दूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ वैरायटी और टफर वैरायटी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप इसको राउंड 3 के लिए छोड़ सकते हैं। राउंड 3 बोले तो कौन सा? एकदम अंत में, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट उस समय बचेगा तो करूंगा तो ठीक है। एकदम जो टॉपर्स होते हैं, जो बहुत ही हाई रैंक लाते हैं, 99+ लाते हैं, वो जरूर इसको राउंड 1 में कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 99% बच्चे इसको राउंड 3 के लिए लास्ट के लिए छोड़ दें। फिलहाल नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस f from the set 1 2 3 4 5 6 to the set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 such that fi is not equals to I for I belongs to 1 to 6 is equal to। अब देखो, अगर मैंने पहला ही एलिमेंट 1 से बड़ा ले लिया और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस यूज करने हैं, तो बचे हुए सारे जो एलिमेंट है, जैसे f2 है वो 2 से बड़ा हो जाएगा, f3 है वो 3 से बड़ा हो जाएगा, f4 4 से बड़ा हो जाएगा, f5 5 से बड़ा हो जाएगा, f6 6 से बड़ा हो जाएगा। तो मेरे कहानी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच से सॉल्व करना चाहूंगा कि मैंने पहला एलिमेंट तो ले लिया 1, पहला एलिमेंट मैंने क्या ले लिया 1, कि इससे f of 1 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। f of 1 इक्वल्स टू 1 है, तो बचे हुए 2 से लेके 5 तक के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है? बचे हुए 8 एलिमेंट में से आप कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो एंड उनको किसी भी और मतलब उसको फिर आप अरेंज की तरीके से कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये वो सारे फंक्शन होंगे जो 1 से शुरू हो रहे होंगे। यहाँ पे f1 बराबर 1 है। माय आर्गुमेंट इज कि आप f1 को 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, बचे हुए सारे फंक्शंस में fi बराबर i हो ही नहीं पाएगा। कॉमन सेंस लॉजिक कि अगर आपने f1 को ही 1 नहीं रखा तो आप f2 को 2 नहीं रखोगे, f3 को 3 नहीं रखोगे। तो इस तरह के जो भी फंक्शंस जहाँ पे fi बराबर i होगा किसी भी 1 2 3 4 5 6 में से किसी भी i के लिए, उसमें f1 को तो 1 होना ही होना पड़ेगा। सोच के देखो कि मान लो कि मैंने f4 को तो 4 ले लिया
तो 4 से पहले मेरे पास 3 ही चॉइसेस है 1 2 3, तो f3 को 3 ही लेना पड़ेगा, f2 को 2 ही लेना पड़ेगा, f1 को 1 ही लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने f1 को 1 अवॉइड कर दिया आपका गेम काम खत्म। ये तरीके हो गए 8c5। इसमें से मैं सेपरेट कर देता हूँ वो तरीके जिसमें आपने f1 को तो 1 ले लिया, ठीक है, f1 को 1 नहीं लिया बल्कि f1 को आपने क्या ले लिया 2 या 2 से ज्यादा ले लिया, ठीक है। अब f1 को 2 या 2 से ज्यादा लिया, लेट अस से कि आपने f1 को 2 या 2 से ज्यादा लिया, f1 को 1 नहीं लिया, f1 को 1 नहीं लिया, तो आपके पास टोटल तरीके कितने होंगे? अच्छा, आपने टोटल जो है वो 9c6 तरीके से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। इसमें से अगर मैं सेपरेट कर दूं, इसमें से अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूं कि 1 से शुरू होने वाले कितने हैं, मैं इसको कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ सच फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस माइनस टोटल स्टार्टिंग विद 1, तो मेरा काम हो जाएगा कि 1 से स्टार्ट नहीं तो fi इक्वल्स टू i कभी हो ही नहीं पाएगा। और 9 से 6 कितने तरीके से हो सकता है? 9 into 8 into 7 डिवाइड बाई 3 into 2, और 8c5 कितना होता है? 8 into 7 into 6 डिवाइडेड बाई 3 into 2। ये हो गया 3 3 9 2 चौक 8, 12 7 84, 8 7 56, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 5 गए 2, तो आंसर हो जाएगा आपके इसका 28। ये तो मैंने बताया टोटल माइनस समथिंग, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच में बोलता हूँ। इसको आप पॉजिटिव अप्रोच से भी कर सकते हो, बट वो इससे थोड़ी लेंदी जाती है, इसलिए मैं उससे सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन को करने का मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर है 28। राउंड 1 में बहुत कम लोगों ने इसको सही अटेम्प्ट किया होगा, इस पे मैं थोड़ा बहुत अपना गट फीलिंग बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, ये क्वेश्चन है वेक्टर चैप्टर का, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस। जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं वेक्टर्स के, उनको एक्जेक्टली सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पास्ट ईयर्स में। बट जिन्होंने नहीं कर रखे उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड साउंड करता है। तो जो चैप्टर है वो है वेक्टर्स। ज़्यादा ग्राउंड की बात है, तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा 1-2 मिनट स्पेंड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन उतना भी ईजी नहीं है सॉल्व करने को। तो मैं इसको बोलूँगा कि ज़्यादातर बच्चे इसको राउंड के लिए छोड़ दें। हाँ, हम टीचर्स की बात अलग है, बिकॉज वी आर फेमिलियर विद सच क्वेश्चंस, तो हम इसको राउंड 1 में देखते ही सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसकी जो बेस्ट शुरुआत है वो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो वेक्टर सी अननोन है और बिकॉज a क्रॉस c बराबर b दिया है, उसके कंपोनेंट्स को आप कुछ x y z मान लो। माने कि जो वेक्टर c है वो है मेरा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और अगर आप उसको प्योरली कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना हो तो आप इसके कंपोनेंट ऐसे भी लिख सकते हैं c इक्वल्स टू x, y, z। ये लिखने का फायदा ये है कि आई कैप जे कैप के कैप लिखने में टाइम जाता है, और एक बार लिखोगे तो थोड़ा टाइम जाता है। अगर आप इसको 10 बार लिखना है तो बहुत सारा टाइम चल जाता है। तो ये मैं अपने बच्चों को बार बार बताता हूँ कि आप इस तरह से लिखोगे तो थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं। एंड यू नो एवरी मिनट काउंट्स इन एग्जाम्स लाइक जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। अब मैं सीधे सीधे इस a क्रॉस c बराबर b इक्वेशन पे चल जाता हूँ। मैं निकाल लेता हूँ a क्रॉस, जो कि आप एक डिटरमिनेंट फॉर्म से बेस्ट निकाल सकते हो, i कैप j कैप k कैप। a के कंपोनेंट्स है -1 2 2, c के कंपोनेंट्स है x y और z, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 2z minus 2y times i कैप माइनस j कैप टाइम्स माइनस z minus 2x, तो वो प्लस का हो जाएगा सीधे सीधे z plus 2x टाइम्स j कैप, और k कैप टाइम्स हो जाएगा माइनस y minus 2x। तो माइनस में मैं ले देता हूँ y plus 2x टाइम्स k कैप, एंड ये बराबर होना चाहिए b जिसके कंपोनेंट्स है 8i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। देखो x y z आपके पास 3 इक्वेशन आई है, मैं तीनों को लिख देता हूँ। तीनों इक्वेशन क्या क्या बन रही है? 2z minus 2y equals to 8, यानी कि अगर आप एक 2 कैंसिल करके लिख दो तो, और थोड़ा बढ़ते हुए क्रम में लिख दो तो माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 1 आप लिख दो z प्लस 2x इक्वल्स टू 7, या ऐसे दो की 2x प्लस z इक्वल्स टू 7 नंबर 2, और तीसरे वाले को आप लिख दो माइनस 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3, या चाहो तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 3 नंबर 3। तीनों को आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि तीनों एकदम ऐसा नहीं है कि यू नो यूनिक सॉल्यूशन है इनका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। तो मैं सभी को किसी एक वेरिएबल में लिख देता हूँ। जैसे कि मेरे को एक्स एलिमिनेट करना है इक्वेशन 2 और 3 से, तो मैं क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट करूँगा। अगर मैं 2 - 3 कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? z - y बराबर 4। तो ये तो इक्वेशन 4 ही आ गई फिर से।
आपको लग रहा होगा कोई फायदा नहीं होगा, बट ये मेरे को समझा कि ये तीनों इक्वेशन के इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन है। तो मैं z को k मान लेता हूँ, जैसे मैंने मान लिया z को k, तो y कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा k माइनस 4 और x बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस k बाई 2। ठीक है, वैसे डिवाइड में चीजें अच्छी नहीं लगती तो और भी बेहतर होता अगर आप सभी को k के टर्म में लिख दो। तो मैं फिर से कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ x को k, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 और z आपका कितना हो जाएगा 7 माइनस 2। अभी हमने x y z तीनों के टर्म में निकाले, तो हमें एक और रिलेशन चाहिए k को निकालने के लिए, k आ जाएगा तो x y z तीनों आ जाएंगे। उसके लिए रिलेशन ये क्या है कि c डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर 4। और आपको याद हो c के कंपोनेंट x y z थे, उसको i j कैप से डॉट लोगे कि c डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर 4। तो ये बनेगा आपका x प्लस y प्लस z बराबर 4। इन सभी की जगह k पुट कर देते हैं, k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 7 माइनस 2k इक्वल्स टू। तो ये देखो ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस 2k माइनस 2k माइनस 4 प्लस के माइनस 3k, उधर जाकर 3k बन जाएगा और इधर 7 माइनस 4 3 प्लस 3 बन जाएगा 6, 3k इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, जैसे k की वैल्यू 2 आई तो जो वेक्टर c के कंपोनेंट्स बन गए वो क्या क्या बन गए 2, जो y कंपोनेंट बन गया वो 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1 बन गया, और जो z कंपोनेंट बन गया 7 माइनस 4 यानी कि 3 बन गया। और ये वेक्टर आपके पास ये माइनस 1 2 2 था, तो a प्लस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। a प्लस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 1 प्लस 2 हो गया 1, तो इसका स्क्वायर फिर से हो जाएगा 1 स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 25 और 2 कितने हो गए 27, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। राउंड 2 मैंने पहले बोल रखा है कि थोड़ा लेंदी भी है और टफ उतना नहीं है, स्पेशली गिवन दैट जेईई सिमिलर क्वेश्चन पिछली बार पूछ चुका है। इस पूरे पेपर को कैसे रीड करेंगे वो हम अंत में देखते हैं, फिलहाल के लिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन से प्रकार का है, देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सर्कल्स क्वेश्चन का है। अब देखो पी क्यू और एम एन दो स्ट्रेट लाइन से जो सर्कल को टच कर रही है ए और बी पे रेस्पेक्टिवली, और माना कि ओ सेंटर है सर्कल का और एंगल ए ओ बी बराबर पाई बाय 3 है, देन द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस पी क्यू एंड एम एन इज। देखो फिर वही बात, एक तरफ वो बोलते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल सिलेबस से कराते हैं, दूसरी तरफ वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जेईई मेन जो है वो सिलेबस के मामले में तो अच्छा नहीं है, कच्चा है। क्वेश्चन को मैं तो सॉल्व करके बताता हूँ, फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि इसको राउंड 1 में करना था राउंड 2। जहाँ तक गिवन सर्कल उसका सेंटर एंड रेडियस निकालना एक वाइज चीज होती है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप डायग्राम जहाँ तक हो सके थोड़ा फेयरली एक्यूरेट बनाने का ट्राई करें। जैसे कि इसका जो सेंटर है सर्कल का, गिवन सर्कल का, वो है 2,3, और जहाँ तक रेडियस की बात करें वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 4 प्लस 3 3 9 प्लस 3, तो 9 4 13 14 15 16 16 का रूट हो गया 4, रेडियस है 4 यूनिट्स। तो आप 2,3 हाइट पर जाएं और 4 रेडियस का एक सर्कल निकालें। बाय द वे ओरिजिन क्या इसके अंदर लाई कर रहा है, बिल्कुल ओरिजिन इसके अंदर लाई कर रहा होगा, और 1 2 3 4 सही बड़ा है, थोड़ा सा कुछ ऐसा सर्कल बन रहा हो, ठीक है। दिस पॉइंट इज 2, अब क्या बोला गया है, अच्छा इस सर्कल के ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस पॉइंट को ओ नाम दिया गया। एंगल ए बी पॉइंट्स पे जो टेंजेंट से वो ड्रॉ की गई है, और ओ ए बी जो एंगल है वो पाई बाय 3 है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस पी क्यू एंड एम एन क्या निकल के आएगा। अब देखो ओ ए बी एंगल इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, मैं ए और बी पॉइंट पाई बाय 3 बनाते हुए इस पे ले लेता हूँ। ये एंगल हो गया आपका पाई बाय 3, ये हो गया ए, ये हो गया, और पी क्यू एंड एम एन बी टू स्ट्रेट लाइंस टचिंग द सर्कल एट द पॉइंट दिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट पी क्यू एंड एम एन। तो देखो आप दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का ज्वाइन करोगे, तो इनको मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
बाय द वे आपको पता है कि ये दोनों एंगल तो राइट एंगल होंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच का एंगल, और ये एंगल पाई बाय 3 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3, यानी कि ये 60 होता है 120 डिग्री होगा। एंड पी क्यू एंड एम एन नेम्स आर ऑलरेडी टेकन, तो मैं इस पॉइंट को जरा आर नाम दे देता हूं। अब देखो कंसेप्ट क्या यूज होंगे, है ना, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर जो है वो इस कॉर्ड ए बी के लिए किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इनफैक्ट ए बी जो कॉर्ड है वो आर के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह एक्ट कर रही है। दूसरा, आपको भी पता है कि सिमेट्री से आप देखें तो ये जो लोकस निकल के आता है ये पूरा खुद एक सर्कल निकल के आएगा जिसका सेंटर तो वही रहेगा 2,3 और जिसकी रेडियस क्या होगी, जिसकी रेडियस हो जाएगी, हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं कि ये पूरा एंगल अगर पाई बाय 3 था तो इसका आधा एंगल कितना हो जाएगा, इसका आधा एंगल हो जाएगा पाई बाय 6 और ओरिजिनल सर्कल की रेडियस 4 है जिसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ 4, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकता हूँ कि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा यूज होगा कि cos पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हो जाएगा आपके पास 4 डिवाइड बाय cos पाई बाय 6 होता है √3/2, तो रेडियस आ जाएगा 8/√3। उसके बाद आपको बस उस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जिसका सेंटर है 2,3 रेडियस 8/√3, तो वो हो जाएगा आपके पास x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × 64 पाई। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 12x माइनस 6 18y प्लस 3 3 9 और 4 13 और 13 3 39 39 इज इक्वल्स टू 64। अब 39 माइनस 64 करोगे तो 14 माइनस 9 5 और 5 माइनस 3 2 3 माइनस 25 आ जाएगा, है ना, माइनस का 25 बराबर 0 3 टाइम्स, तो ये मुझे कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। एंड माइंड यू ऑप्शन नंबर 2 और 3 काफी क्लोज है वैसे तो, परंतु बिकॉज ये -18x है तो ये दोनों तो वैसे ही क्रॉस हो जाते हैं, और यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे 3 नहीं है तो ये भी क्रॉस हो जाता है, तो उतना भी सिमिलरिटी नहीं है ऑप्शंस में कि आप कंफ्यूज होने का स्कोप नहीं। और अभी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये लोकस का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अराउंड 1 में अटेम्प्ट कर सकते हो, और हाँ उतने भी हाई कंसेप्ट यूज नहीं हो रहे सर्कल के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिप्स चैप्टर कि एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4, इसको आप डिवाइड करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई प्लस y स्क्वायर बाई 1 इक्वल्स टू 1। और आपको पता होता है कि एलिप्स का जो एरिया होता है, बाय द वे इसको आप x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करें तो वो पाई a b के बराबर होता है। अच्छा, एलिप्स सर्कल कब बन जाएगा, जब a बराबर b हो जाए, दोनों का आप अगर सर्कल की रेडियस आके इक्वल पुट कर दो तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एलिप्स को सर्कल बनाएंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो सर्कल को एलिप्स बनाओगे तो वो पाई टाइम्स a टाइम्स b हो जाएगा, जहाँ पे a उसकी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है एंड b उसकी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है। अब जो डायग्राम है वो बनाना शुरू करते हैं। डायग्राम में आप मेजर एक्सिस की लेंथ 4 है परंतु सेमी मेजर एक्सिस लेंथ 2 है, 2,0 इन 0 -2,0 से पास करेगा, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ 1 है तो ये 0,1 एंड 0,-1 से पास करेगा, तो ऐसा कुछ एलिप्स दिखाई देगा। 2,0 0,1 आई थिंक इतना इनफ है। जहाँ तक एसेंट्रिसिटी है वो मुझे निकाल लेनी चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है एसेंट्रिसिटी की, या नहीं पड़ेगी, छोड़िए, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। अब ये जो दो कर्व y बराबर mod of x - 1, आपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखा होगा कि पहले आप मॉड से ग्राफ बना देते हो फिर उसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देते हो, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, स्लोप 1 एंड y इंटरसेक्ट -1 एंड बाय द वे ये पॉइंट पहले से आपको पता है कि 0,-1 था। जब तक y बराबर 1 - mod x है, mod x ऐसा होगा और उसको 1 यूनिट ऊपर उठा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा एंड सिमेट्री से इन्होंने x एक्सिस पे कट करेंगे। अब मुझे कौन सा एरिया चाहिए जिसको मैं शेड कर देता हूँ, इनसाइड द एलिप्स एंड आउटसाइड द रीजन बाउंड बाय these two curves, तो मुझे ना ये पूरा एरिया चाहिए। यानी कि एलिप्स के एरिया में C ये एक स्क्वायर टाइप का फिगर बन रहा है, बाय द वे ये पॉइंट भी 1,0 आ जाएगा, तो इस स्क्वायर का जो साइड है ना वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट यानी कि √2 है। जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई टाइम्स 2 टाइम्स 1
माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर तो 2 पाई माइनस 2 यूनिट्स। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा पाई माइनस 1 यूनिट्स, ये हो गया 3। इसको मैं कहूंगा कि अगर आपको ये पाई ए भी पता है तो ये पहली बात तो इलिप्स का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको डेफिनेटली राउंड 1 में आप कर सकते हो, और वो भी कितनी देर में आप इसको कर सकते हो, हार्डली 2 मिनट में। हाँ, इंटीग्रेशन पे नहीं जाना है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप इंटीग्रेट करने बैठे तो आपको पता है बहुत ही लंबा इंटीग्रल आता है ये, जिसकी आवश्यकता नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स का एरिया पाई ए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कोनिक, आप देखें कोनिक के लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने एक सर्कल का क्वेश्चन फेस किया, पैराबोला का किया, एलिप्स का किया, अब लोग हाइपरबोला का कि फोकस ऑफ अ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकस ऑफ दिस एलिप्स। अब इस एलिप्स का फोकस निकालना है तो एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी, जो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 16/36, 4 चौक 16, 4 9 36, तो ये हो जाएगा √5/3। एंड फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a प्लस माइनस a, 0, तो a हो जाएगा 36 का रूट कितना है 6 टाइम्स √5/3 यानी कि हो जाएगा 2√5। तो इसके जो एलिप्स के हाइपरबोला के फोर्स है वो प्लस माइनस 2√5, 0 है। उसके बाद क्या बोला गया कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 5 और AE इज इक्वल्स टू अगर 2√5 और E अगर 5 है तो A टाइम्स 5 अगर 2√5 है, यानी कि A कितना हो गया मेरे पास, A मेरे पास हो गया 2/5। और हाइपरबोला को ये भी पता होना चाहिए कि B स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर टाइम्स E स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना होगा 4/5 गुणा 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 होता है 24, 24 चौक 96, तो ये हो जाएगा 96/5 B स्क्वायर। B को आप प्रोपोर्शनेटली स्क्वायर रूट लगा के लिख सकते हैं। अब इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स B स्क्वायर बाई A। B स्क्वायर कितना 96/5, A कितना 2/√5, तो ये 2 से 2 गया और फाइनल आंसर आ गया 96/√5, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। और मैं कह सकता हूं कि हाइपरबोला का आप इससे आसान क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट नहीं ही कर सकते। टॉपिक है हाइपरबोला, डेफिनेटली राउंड। तो ऐसा नहीं है कि जेईई बिल्कुल भी हलवा क्वेश्चन नहीं पूछते। पिछले 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि कोनिक से क्या बच्चों को डर लगता है, अननेसेसरली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और फिर ऐसे इजी क्वेश्चंस पे मार्क्स लूज आउट कर देते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने कोनिक रिवाइज नहीं किया। तो मुझे लगा अभी भी समय है, अगले 1 महीने के अंदर आप कोनिक रिवाइज करके जाओ तो इन इजी क्वेश्चंस में 4 और 4 8 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, और मॉडुलस के भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं जो कि हम बेसिक मैथ में पढ़ते हैं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि मॉड ऑफ x का स्क्वायर है वो x स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि अगर मॉड ऑफ x से ओपन होगा तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मॉड ऑफ x माइनस x से भी ओपन हुआ नेगेटिव x के लिए तो भी इसका स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, तो हमेशा आप इसको x स्क्वायर मान सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने मॉड ऑफ x माइनस 1 को अगर t मान लिया तो आप x माइनस 1 के होल स्क्वायर मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर बोल के t स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, क्वाड्रेटिक t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0। अभी तो वर्ल्ड फेमस क्वाड्रेटिक है ही, इसके रूट्स क्या है t बराबर 2 या t बराबर 2। याद करो t हमने क्या माना था, मॉड ऑफ x माइनस 1। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 या तो 2 होगा या फिर -2 होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 या तो 3 होगा या फिर -3। सॉल्व करोगे तो x बराबर 2 + 1 3 होगा या -1 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 3 और 1 4 होगा या फिर -2 होगा। इन दोनों का सम कितना 2, इन दोनों का भी सम कितना 2, और 2 + 2 कितना 4। तो सम ऑफ ऑल द रूट्स इज 4। अगेन टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और बहुत ही सिंपल यूज है इसका। आप ये कह सकते हो कि एक ठीक ठाक 10वीं का बच्चा होगा वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, और उसका ये इजी क्वेश्चन है, और ऑफ कोर्स राउंड 1 में 1 से 1.5 मिनट में होने वाला एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो ये 3D चैप्टर का क्वेश्चन है, और 3D का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। उसके बाद क्या बोला गया है कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर अल्फा i कैप
plus beta j cap plus gamma k cap on this vector 6 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap किसके बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पे पॉइंट, उसको आप अज्यूम कर सकते हो चैप्टर इज 3 इस तरह के प्रश्न की अगर आप डायग्राम बनाइए, ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, और मुझे अगर इसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आप ये पॉइंट ए है 5, 4, 2 और ये लाइन r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम p वेक्टर है। इस पे आप कोई पॉइंट p लैम्डा मान लेते हो जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर आप x कोऑर्डिनेट्स कंपाइल करोगे तो वो हो जाएगा -1, ठीक है, -1 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कंपाइल करोगे तो 3 प्लस 3 लैम्डा हो जाएगा, एंड z कोऑर्डिनेट कंपाइल करोगे तो 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। अब इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, लैम्डा के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो AP वेक्टर है, इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर b वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं जो बहुत ही आसान सी इक्वेशन लगाऊंगा वो लगाऊंगा कि AP वेक्टर का डॉट b वेक्टर के साथ 0। अब AP वेक्टर में p पॉइंट तो ये है, a पॉइंट मेरा 5, 4, 2 है, तो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आप दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस कर दोगे तो आपको AP वेक्टर के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। AP वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, 2 लैम्डा माइनस 6 y कंपोनेंट, 3 लैम्डा माइनस 1 z कंपोनेंट, माइनस लैम्डा माइनस 1। इस पूरे का डॉट, इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स क्या है, 2, 3, -1। इससे 0 कर दूं तो काम चल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 लैम्डा माइनस 6 दूनी 12 प्लस 3 के 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस का लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। 4 9 4 13 13 और 1 14 लैम्डा माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू बना दी। जैसे लैम्डा बनाया मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आ गए अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर आ गए, 2 - 1 1, 3 + 3 6, 1 - 1 0। अब मुझे इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो a वेक्टर का b वेक्टर पे प्रोजेक्शन का लेंथ होता है a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड इस पूरे का मॉड इसलिए कि ये a डॉट b तो नेगेटिव भी हो सकता है, बट लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि आप इस पूरे का डॉट कर दो 6, 2, 3 से, और डिवाइड कर दो आप इसको √6² + 2² + 3²। डॉट प्रोडक्ट लिखोगे तो हो जाएगा 6 + 12 + 0 डिवाइड बाय √36 + 4 + 9। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड ट्रिपलेट है क्योंकि इसका आंसर रैशनल आया था 9 4 13 36 और 13 49 का रूट 7, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 18। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 7, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो 3D चैप्टर को राउंड 1 राउंड 2 में से ये बिल्कुल राउंड 1 में करने लायक है। देखो लेंथ बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये चाहते तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक छोड़ सकते थे, परंतु उन्होंने एक और स्टेप ऐड करवा दिया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद छोटा सा काम और कर दो कि आप इसका प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकाल दो। तो वेक्टर्स के और 3D के दो कंसेप्ट मिला के थोड़ा सा लेंथी बना दिया क्वेश्चन को, तो बहुत ज़्यादा लेंथ लगी नहीं उसमें, है ना, मे बी 30 सेकंड्स टू 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा प्रोजेक्शन की लेंथ निकालने। हाँ, आगे की बात करें तो a point lies between the parallel lines L1 and L2 such that its distance from L1 and L2 are 6 and 3 units respectively. तो area in square units of the equilateral triangle ABC where points B and C lie on the lines L1 and L2 respectively is. अब देखो स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोई भी दो पैरेलल लाइन बना देता हूँ आर्बिट्ररी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो, वो किसी भी ऑब्लिक एंगल पे हो सकती है, ठीक है। और इसके बीच में एक ट्राइंगल ऐसा बना है कि इक्विलेटरल बन रहा हो, तो फायदा तो मेरे को तब होगा जब देखो मैं पैरेलल लाइंस जो है ना वो हॉरिजॉन्टल ही मानूं, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा है ए उनके बीच में जिससे इनकी जो डिस्टेंस है वो 6 और 3 यूनिट्स, तो मैं 9 यूनिट्स ऊपर एक लाइन लेता हूँ जो इसके पैरेलल भी हो, उसका जो इक्वेशन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको पता है y = 9 टाइप का हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है इस पे
देखो L1 से कितना यूनिट से 6 यूनिट, तो मैं ये 0,6 ले लेता हूँ, 0,6 लो, ये ले लिया ताकि ये 3 यूनिट्स है और ये 6 यूनिट्स है। इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है ना, ये जो पॉइंट है A है और BC इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए है। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा कि इससे तो ये दूर लाई करेगा और इस पे कुछ ऐसा लाई करेगा, ठीक है। थोड़ा मैंने ज़्यादा दूर बना दिया, थोड़ा और कम करते हैं कि ऐसा कुछ बनेगा कि एंगल 60 डिग्री हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये तीनों लाइन्स बराबर होंगी, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। कैसे कर सकते हैं हम, इनमें से किसी एक एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, माने कि ये एंगल है थीटा और ये साइड है A, तो ये A cos थीटा, ये तो 3 के बराबर है और ये एंगल थीटा है, ये 60 है, तो ये 180 माइनस 60 माइनस थीटा, यानी कि 120 डिग्रीज माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल। और इसका बाय द वे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड है तो ये साइड भी होगी, तो इसका जो कोसाइन थीटा है वो 6 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 देता हूँ, एंड A cos ऑफ 120 डिग्री माइनस थीटा, ये 6 के बराबर हो जाएगा नंबर 2। A गायब हो जाए और प्योरली थीटा की टर्म में इक्वेशन आ जाए, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करना चाहूंगा कि 2 डिवाइडेड बाय 1, A से A गायब और cos 120 डिग्री माइनस थीटा का मैं फॉर्मूला लाता हूँ, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos 120 डिग्री cos थीटा प्लस sin 120 डिग्री sin थीटा होल डिवाइडेड बाय सीधा साधा cos थीटा, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको, cos थीटा बाय cos थीटा 1 हो जाएगा और cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सबको पता होना चाहिए, -1/2 प्लस sin 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड sin थीटा बाय cos थीटा हो जाता है tan थीटा बराबर 2 + 1/2 कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि tan थीटा मेरा कितना आ गया, tan थीटा आ गया मेरे पास 5/√। और अगर ये tan थीटा आ गया तो मेरे पास sin थीटा और cos थीटा भी आ जाएंगे, तो वहां से मेरे पास एक ही वजह आ जाएगी। मैं मेनली cos थीटा निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है √3, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 55 25 26 27 28। एक बार फिर से देख लेते हैं, a² + b² है ना, 2 + 1/2 is 5/2, 5/√3, 25 26 27 28, तो मतलब √3/√28। और ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, cos थीटा की, तो मेरे पास a कितना आ जाएगा, a = 3/cos थीटा, 3/cos थीटा यानी कि 3/√3 टाइम्स √28, यानी कि ये हो जाएगा कितना, आप 28 में से 4 बाहर ले लें तो 2 बाहर आएगा और साथ ही किस बन जाएगा 2√21 हो गया। और जैसे ही a 2√21 आ गया, आपको पता है कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 टाइम्स a², तो हो जाएगा √3/4 टाइम्स 2 × 2 जो कि 4 हो जाएगा टाइम्स 21, तो 4 से 4 गया, आंसर आ गया सीधा साधा 21√3, जो कि ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट बच्चे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से आप इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, आप अगर हॉरिजॉन्टल नहीं मानते, लाइन किसी और एंगल पे भी मानते, तो भी क्वेश्चन सेम तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हो जाता। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बोलूंगा कि दिस वाज लेस ऑफ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन, मोर ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन, छोटा सा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना। राउंड 1 राउंड 2 की यहाँ बात करें, आई वुड से राउंड 1 क्वेश्चन, बट कुछ के लिए राउंड 2 भी हो सकता है, दैट इज लाइक सब्जेक्टिव। आगे देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं लाइन से पहले कोनिक के क्वेश्चन आ रहे थे, अब लाइन से ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड यार ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, मोस्ट ऑफ द मतलब हमारी कोचिंग की शीट में तो है, शिखर क्लासेस की शीट में सेम क्वेश्चन है, तो हमारे बच्चे इसको लाइक 2 मिनट में करके आगे बढ़ जाते हैं। तो cosec 10 डिग्री को आप 1/sin 10 डिग्री लिख सकते हो और इसको आप √3/cos 10 डिग्री लिख सकते हो। इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री और ऊपर बचाएगा cos 10 डिग्री माइनस √3 sin 10 डिग्री। इसको देखो कंप्लीट करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि ये cos 10 डिग्री टाइम्स, आपको पता है कि आप हाफ को cos 60 डिग्री लिख सकते हो, cos 60 डिग्री
cos 10 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 10 डिग्री लिख सकते हो। और इसमें भी आप एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो ताकि ये 2 sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री बन जाए, और इस पूरे को आप एक और 2 से मल्टीप्लाई करके देते हो। तो देखो ये तो कौन सा फॉर्म होता है, cos से cos b माइनस sin a sin b, ये दो नहीं कितना हो गया 4, और cos से cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos ऑफ a प्लस b का, तो ये है cos ऑफ 70 डिग्री। और नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 sin थीटा cos थीटा, जो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये है sin ऑफ 20 डिग्री। एंड बिकॉज ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप देख सकते हो कि दोनों सेम ही होते हैं, sin 20 डिग्रीज इज द सेम एज sin ऑफ cos ऑफ आप कह सकते हो sin ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, जो कि cos 70 डिग्री के ही बराबर होता है। तो फाइनल आंसर मेरा आ गया सीधा साधा 4, ऑप्शन 4। अगेन आई वुड से दिस इज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। अच्छा एक बात है कि सिंस ये मेरे ऑनलाइन क्वेश्चन शफल हो के आते हैं, जैसे इसमें 16 क्वेश्चन था, किसी और पेपर में शुरू के 5 में से भी हो सकता है, तो आपको शुरू में ही क्वेश्चंस में उतना समय नहीं लगा देना है कि आप बाद के इस तरह के इजी क्वेश्चंस छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं। इजी है तो मैंने बोल दिया, तो समझ ही आना चाहिए कि आपको ये राउंड 1 में होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2x minus 5 upon 11 minus 3x प्लस sin इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर minus 3x plus 1, और इसकी डोमेन जो है वो अल्फा क्लोज से बीटा क्लोज में है। तो देखो अगेन ये थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं इसको देखते ही समझ जाऊंगा कि ये थोड़ा सा राउंड 2 में करना है। और राउंड 2 में क्यों, क्योंकि मुझे 4 इनइक्वालिटीज सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन लेना है। कौन सी 4 इनइक्वालिटी, cos इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। ये पूरा एक्सप्रेशन भी होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो 4 इनइक्वालिटी सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना। इवन तो मुझे पता है ये कैसे करना है, बट बिकॉज मैंने स्मार्टली एनालाइज किया कि इसकी लेंथ बड़ी हो सकती है, तो मैं इसको राउंड 2 में करूंगा। फिलहाल सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है फंक्शन की डोमेन का। आप देख रहे हैं फंक्शन के जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें तो फिर भी पीएनसी का कंसेप्ट यूज हो रहा था, तो वो टफ हो गया। यहाँ पे तो डोमेन ही है, तो टफनेस कुछ नहीं है, इसमें लेंथ है थोड़ी, लेंथ प्योरली लेंथ की वजह से। जैसे बायोमेट्रिक क्वेश्चन हमने लेंथी होने की वजह से राउंड 2 के लिए छोड़ा था, वैसे ही स्मार्टली ये भी हमने लेंथी होने की वजह से स्मार्ट राउंड 2 के लिए छोड़ सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है, 2x minus 5 upon 11 minus 3x greater than equals to -1 less than equals to 1, and 2x square minus 3x plus 1 also greater than equals to -1 less than equals to 1। इनको मैं इनइक्वालिटी नंबर डाल देता हूँ। पहले मैं ये सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखो इसको मैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 बोल देता हूँ, और मैं इस ऑर्डर में सॉल्व करता हूँ। देखो आसान वाली को पहले सॉल्व करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बनता है। इसको सॉल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप पाओगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट a तो पॉजिटिव है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे 3 के 9 -16 नेगेटिव है। मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वाला है, तो ये हमेशा ही ट्रू होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहली इनइक्वालिटी बहुत ही आराम से सॉल्व होगी। दूसरी इनइक्वालिटी के लिए हम इसको लेस देन इक्वल्स टू 1 करेंगे, तो 1 से 1 कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि आपने 2x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 3/2 लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा, तो इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड से 3/2 क्लोज्ड नंबर 2। तीसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, ये वाली। तो 2x minus 5 upon 11 minus 3x plus 1 greater than equals to 0। आपको पता है कि वेरिएबल मेथड से इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप्स बताइए। 2x minus 5 plus 11 minus 3x upon 11 minus 3x greater than equals to 0, है ना। ये 2x minus 3x बन जाएगा माइनस x, और 11 minus 5 बन जाएगा 6। परंतु मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जगह से माइनस कॉमन लेके फिर लिखें, तो बन जाएगा ये x minus 6 upon 3x minus 11 greater than equals to 0। नंबर लाइन पे मार्क करेंगे, 11/3 6 से छोटा होता है ऑफ कोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 11/3 पे ओपन, बाकी पे क्लोज। मुझे चाहिए पॉजिटिव वाला, तो ये इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 11/3 ओपन यूनियन 6 क्लोज से इन्फिनिटी। नंबर 3 आखिरी बची नंबर 4 लेस देन 1। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाके लिख देता हूँ कि 2x minus 5 minus 11 plus 3x upon 11 minus 3x is less than equals to 0। 3x plus 2x 5x होता है, 5x minus 11 और 5 16 होता है, तो 5x minus 16
परंतु अगर मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन लेकर लिखूंगा 3x माइनस 11, तो इनइक्वालिटी का साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। और अब आप इसको वेरिएबल लगा के सॉल्व करोगे। 16/5 इज 3.2, 11/3 इज 3.6, ये बड़ा है ये छोटा है, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा यहाँ से सॉल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से 16/5 क्लोज्ड यूनियन 11/3 ओपन से इन्फिनिटी, नंबर 4। फाइनल आंसर में आप चारों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, कौन कौन से काम में आ रहे हैं। 0 काम में आ रहा है, 3/2 यानी कि 1.5 काम में आ रहा है, 11/3 काम में आ रहा है, 16/5 भी काम में आ रहा है, और कौन सा नंबर काम में आ रहा है, पहले वाले में तो आ रहा है तो और कोई नंबर काम में नहीं आ रहा है। तीसरे को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6 भी काम में आ रहा है। तो देखिए 0 क्लोज से 3 क्लोज, फिर क्या है माइनस इन्फिनिटी से 11/3 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, फिर क्या है देखिए माइनस इन्फिनिटी से 16/5 यूनियन 11/3 से इन्फिनिटी। तीनों में कॉमन तो बस यही एरिया आ रहा है, 0 क्लोज से 3/2 क्लोज, और अल्फा आपका यानी कि क्या हो गया 0, बीटा कितना हो गया 3/2, तो 0 + 2 × 3/2 अंततः किसके बराबर आ जाता है 3। सो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो है आपका चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन से। एंड आप पाओगे कि ये एक सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं उसको उसी प्रकार से बनाता हूँ dy/dx में लीनियर, तो आपको मिलेगा dy/dx प्लस y अपॉन में 1 + x² इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। तो आपको पता है कि इसमें मुझे सबसे पहले निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि बराबर आ जाएगा e⁻∫ ऑफ p dx, जो कि हो जाएगा 1/1 + x² dx। तो ये आ जाएगा आपके पास e⁻tan इनवर्स x। और अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये बन जाएगा y × e⁻tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² इनटू e⁻tan इनवर्स x dx। अब आप अगर tan इनवर्स x को t मान लेंगे तो ये dx अपॉन 1 + x² dt में चल जाएगा, और फिर t × e⁻t बनेगा, जिसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको बाई पार्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, तो dt इज इक्वल्स टू dx अपॉन 1 + x²। इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t e⁻t dt। बाई पार्ट्स लगाने के लिए मैं इसको सेकंड फंक्शन एंड इसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करूंगा। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट व्हिच इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड व्हिच इज e⁻t dt, एंड अल्टीमेटली मैं सबको रीसब्स्टिट्यूट करके लिखूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी y × e⁻tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x e⁻tan इनवर्स x माइनस e⁻tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c निकालने के लिए क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि x = 0 पे y की वैल्यू 1 है, तो इससे हम निकाल लेते हैं कि 1 × e⁻0 इज इक्वल्स टू 0 × e⁻0 माइनस e⁻0 प्लस c। अब देखिए ये तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होके ये 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो 1 + 1 2 आ गया। बेसिकली c की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब फंक्शन की वैल्यू कौन से पॉइंट पर पूछिए 1 पे, x = 1 पे y की वैल्यू क्या है, तो y × e⁻ tan इनवर्स 1 बाय द वे होता है π/4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपने आप में होता है π/4 e⁻π/4 माइनस e⁻π/4 प्लस का 2, और आप e⁻π/4 से डिवाइड कर देंगे तो y आपके पास आ जाएगा π/4 - 1 प्लस 2 अपॉन e⁻π/4। और ये हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन काफी क्लोज है। π/4 - 1 यहाँ पर दिख रहा है मुझे, और 2 अपॉन e⁻π/4 एग्जैक्टली ये मुझे ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। जहाँ तक राउंड 1 राउंड 2 की बात करें तो ये क्वेश्चन राउंड 1 में होने लायक है बिल्कुल, इसमें एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा बाई पार्ट्स यूज हो रहा है, पर उतना तो हर एक 12th के बच्चे को जो इवन स्कूल की भी तैयारी कर रहा है उसको भी आता है। ऑलरेडी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सी एंड डी दो वेक्टर्स इस प्रकार है कि उनके सम का मॉड √29 है,
एंड सी क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस d है। हम एक काम करते हैं, ये दोनों वेक्टर आप ऑब्जर्व करो कि सेम है, तो इन दोनों को रीअरेंज करके लिखते हैं। इन दोनों को रीअरेंज करके लिखा तो c क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस d वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस ना एंटी कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं क्रॉस में तो माइनस का साइन होता है, माइनस माइनस फिर ये प्लस बन जाएगा। तो एक तो मेरे पास लिखा हुआ रहेगा c टाइम्स दिस होल वेक्टर और ये माइनस का प्लस क्यों हो जाएगा d वेक्टर का क्रॉस विद दिस होल वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर 0। और अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के पहले पूरे में c प्लस d कॉमन ले सकते हैं एंड इस पूरे का क्रॉस ले सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। अब देखिए सिंस c प्लस d का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो तो c प्लस d नल वेक्टर तो है नहीं और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ रहा है, मतलब c प्लस d इसके पैरेलल होना चाहिए और c प्लस d को इसके पैरेलल बना देंगे तो c प्लस d वेक्टर हो जाएगा सम। बाय द वे लैम्डा इन्होंने ऑलरेडी यूज कर रखा है तो क्या मुझे लैम्डा यूज करना चाहिए? इन्होंने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बोला गया है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस, तो मैं इसको k बोल देता हूँ कुछ k टाइम्स, ठीक है ना, k भी ऑलरेडी यूज हो रखा है तो मैं इसको म्यू बोल देता हूँ, सम म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए मुझे साफ साफ दिया है कि c प्लस d का मैग्नीट्यूड जो है वो √29 है, तो c प्लस d का जो मैग्नीट्यूड है वो म्यू का मॉड टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 दूनी 4 प्लस 3 के 9 प्लस 4 चौक 16 एंड दिस इज इक्वल्स टू √29। तो यहाँ से म्यू की मेरे पास दो वैल्यूज आती है, बाय द वे ये भी √29 है, ये भी √29 है, तो प्लस या माइनस 1 आ जाता है। अब ये जो पूरा वेक्टर है c प्लस d का डॉट अगर मैं इसके साथ ले लूँ और इसकी जो दो पॉसिबल वैल्यूज है वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, तो नेचुरल सी बात है एक तो प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, मैं कोई भी एक लेकर निकाल लेता हूँ। लेट्स से मैंने म्यू को 1 ही ले लिया तो इसका डॉट इसके साथ अगर मैं लूँ और बाय द वे बड़ी कौन सी है लैम्डा 1, मैं डॉट लेता हूँ -7, 2, 3 का और 2, 3, 4। देखिए डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो पहले कौन सा लेते हैं मैटर नहीं करता है और ये हो जाएगा -40 प्लस 3 6 प्लस 4 3 12 और इसका मैं मॉड भी ले लेता हूँ, ठीक है, मॉड क्यों नहीं देना मैं एज इट इज ले लेता हूँ इसको और 18 - 14 हो जाएगा 4। तो जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की दो वैल्यूज आएगी, लैम्डा 1 तो हो जाएगी 4, लैम्डा 2 हो जाएगी -4। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाने चाहूँ तो ये क्या बनेगी k² x² प्लस k² - 5k प्लस 4 टाइम्स x² प्लस 3k और लैम्डा 2 कितना है -4, तो 3k - 2 टाइम्स y² माइनस 8x प्लस 12y और लैम्डा 2 की वैल्यू है -4 इक्वल्स टू 0। एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करने की दो सीधी सादी कंडीशन होती है, एक तो ये कि कोफिशिएंट ऑफ x y 0 के बराबर होना चाहिए एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y² होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस को मैं सेटिस्फाई करवा देता हूँ। अगर कोफिशिएंट ऑफ x y बराबर 0 तो k² - 5k है, बाय द वे यहाँ पे 5k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k की दो ले जाएगी, या तो k इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को बराबर करूँ कि k² इक्वल्स टू 3k - 2 तो k² - 3k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k की दो वैल्यूज या तो 1 या फिर 2 आएंगी। अब बिकॉज ये दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए तो एक ही वैल्यू pk दिख रही है मुझे जो कि है k इक्वल्स टू 1, तो बस k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे मान सकते हो और इट कुड बी लेफ्ट फॉर राउंड 2 अगर आपको बहुत समझ में नहीं आया तो। चैप्टर ऑफ कोर्स वेक्टर्स है, बट एक बार आप पाथ पे बढ़ गए। अच्छा, वेक्टर्स के साथ साथ इन्होंने एक और कौन से टॉपिक का यूज कर रखा है, कोनिक सेक्शन में भी सर्कल का यूज कर रखा है कि कोनिक की इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करती है, जब कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y² एंड कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0। So which is statistics का क्वेश्चन है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज दिस, और आगे आप पढ़ोगे तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी भी घुसा दी है। तो इस क्वेश्चन में
स्टैटिस्टिक्स भी यूज हो रहा है एंड लिटरली लाइक प्रोबेबिलिटी का भी एक ठीक ठाक कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स वाली की बात करते थे कि इनका मीन अगर 8 है तो x प्लस वाई प्लस 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई प्लस 4 और 2 6 12 और 6 18 18 और 14 32 32 और 10 42 इक्वल्स टू 56। तो x प्लस वाई तो मेरे पास 14 आ गया। फिर वेरिएंस के लिए हम दो फॉर्मूले होते हैं, हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला सिग्मा ऑब्जर्वेशन अगर ए आई है तो ए आई का स्क्वायर होल डिवाइड बाई एन माइनस ए बार का होल स्क्वायर। और ये कितना क्या होता है वेरिएंस 60। मैं बची हुई वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 10 250 प्लस 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 14 स्क्वायर इज 196 होल डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू, मैं मीन को उधर ले जाता हूँ, मीन के स्क्वायर को, मीन कितना था 8 8 का स्क्वायर 64 एंड 64 प्लस 16 मिला के कितना बनेगा 80 80 टाइम्स 7 मिला के कितना बनेगा 560। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16 और 4 20 और 100 120 144 और 196 मिलके बनेगा कितना 100 200 300 एंड 340 350 360 और ये लंची 460। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 460 इक्वल्स टू 560। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। देखिए वैसे तो आप इनको प्रॉपर्ली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आप वो सोचिए कि दो नंबर्स 14 और उनके स्क्वायर्स का सम 100, तो नंबर 8 और 6 होंगे बेसिकली, है ना। तो जो x और y है वो 8 एंड 6 है। कैसे इन्होंने x ग्रेटर देन y दिया है, तो बड़े वाले को हमें 8 बोल देना है और छोटे वाले को 6 बोल देना है। यही आप प्रॉपर्ली सॉल्व बताइए आपको कैसे कर सकते थे। आप इसको स्क्वायर करते और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते x स्क्वायर आता, फिर y की जगह x में क्वाड्रेटिक बना देते तो 6 और 8 उसके वही दो सॉल्यूशन था। चलिए तो क्या आधा काम। अब x और y को 8 और 6 रखते हैं, जो 6 नंबर है वो क्या बन जाएंगे, ये नंबर बन जाएंगे 1 2 3 8 माइनस 4 हो जाएगा 4 6 और 5। सेट में आपको पता है ऑर्डर मैटर नहीं करता है एंड ये तो कोइंसाइड कर रहा है डाइस को आप रोल करते हो उसमें जो नंबर के आप आउटकम पॉसिबल है उससे। तो आगे के प्रॉब्लम को हम डाइस रोल से कनेक्ट कर देते हैं। चलो क्या बोला गया है कि two numbers are chosen from this set one after the another without replacement, then the probability that the small number among the two chosen numbers is less than 4। तो देखिए इसको करने के दो तरीके थे। एक तो होता है कि आप टोटल में से वो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो जो अनफेवरेबल है, तो मैं उसे कैसे करता हूँ कि टोटल माइनस अनफेवरेबल अपॉन टोटल। अब पहले टोटल पे आ जाते हैं यानी कि सैंपल स्पेस पे। तो देखिए डिनोमिनेटर में पहली बार आप 6 में से कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हैं, बट बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट चूज करें दूसरी बार में सिर्फ 5 नंबर से लिस्ट बचेगी, तो आप बचे हुए 5 में से कोई एक नंबर इस तरह से चूज कर सकते हैं। तो ऊपर में भी ये 6 into 5 आ जाएगा, परंतु माइनस में अनफेवरेबल कब होगा, इन्होंने क्या चाहिए इनको कि स्मॉलर नंबर अमंग द टू चोजन नंबर्स इज लेस देन 4। वो बोलता हूँ कि आप तीनों नंबर जो हैं दोनों नंबर जो है वो 4 या 4 से बड़े जाने तो 4 या 4 से बड़े नंबर है 4 5 6, तो इसको एक चूज कर सकते हैं आप 3 तरीके से और दूसरा चूज कर सकते हैं आप 2 तरीके से। तो ये कितना हो गया 6 पंजे 30 माइनस 3 और 6 बटे 6 पंजे 30 यानी कि ये हो गया 24 बटे 30 यानी कि हो गया 12 बटे 15 यानी कि हो गया 4 out of 5। 4 out of 5 टाइम्स ऐसा होगा कि जो स्मॉलर अमंग द टू चूजन नंबर्स इज लेस देन 4। तो ये हो गए बच्चों आपके सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। जहाँ तक दो चैप्टर्स के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ये अपने आप में थोड़ा सा लेंथी है, इसका प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन और ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो इसको डेफिनेटली राउंड 2 के लिए छोड़ा जा सकता है और इसको मैं थोड़ा टफर साइड रेट कर सकता हूँ प्रॉब्लम को, क्योंकि इवन आफ्टर यू गॉट द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हिच इज द इजियर पार्ट, प्रोबेबिलिटी निकालने में वो भी इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे काउंटिंग बहुत ही सावधानी से करनी है बच्चों को दिक्कत होती है। सो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि ये एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन उस प्रकार है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि m में है इसके दो इक्वल रूट्स हैं। देखो बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, क्वाड्रेटिक के भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं।
ये मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रही है और वो आपको ऑर्डर 2 डिग्री 2 ऑर्डर 2 की दिख रही होगी। ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली जेई के सिलेबस में होनी नहीं चाहिए, बट आप पाओगे कि उतनी में डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू सॉल्व है ना। तो अगर टॉपिक कोई टारगेट करना हो तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दूंगा, एंड पहले ही मैं बोल देता हूँ कि ये थोड़ा टफर साइड है तो उसको आप राउंड 2 के लिए डेफिनेटली छोड़ सकते हो, ठीक है, अनलेस यू आर लाइक अ जी एडवांस वाले स्टूडेंट की आपको जी एडवांस होगी प्रिपरेशन तो ही आप इसको राउंड में लें। तो इसका d बराबर 0 करना है रिपीटेड रूट्स की, तो वही कंडीशन होती है, तो वो क्या बनेगा 4 टाइम्स f डैश x का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स fx इंटू f डबल डैश x बराबर 0। जरा 4 को जाने देते हैं एंड इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं ताकि उसको इंटीग्रेट कर सके। तो रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे इसको, f डैश x अपॉन fx, हमने क्या किया पहले तो इसको राइट ले गए, फिर fx से डिवाइड कर दिया और इसमें से एक f डैश x इधर ही रख दिया, दूसरे f डैश x को दूसरी साइड ले जाके लिख दिया, तो दूसरी साइड बन जाएगा f डबल डैश x अपॉन f डैश x। आपने दोनों साइड क्या किया इंटीग्रेट, दोनों साइड आपने इंटीग्रेट किया तो क्या बनेगा यहाँ LHS में बनेगा ln mod ऑफ fx और RHS में बनेगा ln mod ऑफ f डैश x प्लस, आप क्या करो ना दोनों साइड e की पावर से रेस कर दो तो LHS में तो बचेगा सीधा साधा fx और RHS में बन जाएगा e की पावर c टाइम्स दिस, e की पावर c को आप k बोल सकते हो तो k टाइम्स f डैश x। अब ये जरा k के लिए निकालने के लिए मुझे दो चीजें दी हुई f01 और f डैश 02 है, तो मैं x के लिए जरा 0 पुट कर देता हूँ, x बराबर 0 पुट किया तो f0 कितना है 1 और f डैश 0 कितना है 2, so k टाइम्स 2, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्चुअली k की वैल्यू आ गई हाफ। सो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ कि मेरा जो fx है ना वो 1/2 f डैश x है, फिर से रीअरेंज करके लिखते हैं कि f डैश x अपॉन fx अब किसके बराबर है 2k, इंटीग्रेट इंटीग्रेट dx dx, तो LHS में तो क्या बनेगा मेरे पास, LHS में बन जाएगा ln mod ऑफ fx एंड RHS में बनेगा 2x प्लस, तो जो fx बन जाएगा ना आपका वो बन जाएगा सम d टाइम्स, ठीक है, और देखो e की पावर 2x सम d टाइम्स e की पावर 2x, अगेन आप x बराबर 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आपने 0 पुट किया तो f0 1 एंड ये d है तो d बराबर 1 हो गया, तो मेरा सीधा साधा जो फंक्शन आ गया ना वो क्या आ गया e की पावर 2x। अब एक बार ये फंक्शन आ गया तो प्रश्न में बोला क्या है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है अल्फा से बीटा में, तो मैं काम करता हूँ नहीं निकाल लेता हूँ f ऑफ ln x माइनस x बराबर e की पावर 2 टाइम्स ln x माइनस x। इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर जानने के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो इसको मैं पूरे को क्यों ना gx मान और अब मैं g डैश x निकाल देता हूँ, तो g डैश x से वो क्या बनेगा e की पावर 2 टाइम्स ln x माइनस x, तो एज इट इज चेन रूल लगा देंगे और ये आ जाएगा 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। इसको आप फर्स्ट इसका आप क्या करो 2 e की पावर 2 ln x माइनस x टाइम्स 1 माइनस x अपॉन x। अब देखो ये सब तो हमेशा पॉजिटिव ही है तो पूरा डिपेंड करेगा इस पे, और इस पे आप ए भी बना देते हो 0 और 1 पे, तो इसके इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और आपको पता है कि डेरिवेटिव इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो ये हो रहा है 0 से 1 में, तो जो अल्फा बीटा का इंटरवल आ रहा है ना वो आ जा रहा है 0 से 1 और इन दोनों का सम कितना आ जा रहा है 0 प्लस 1 आपके पास आ जा रहा है इक्वल टू 1, तो आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि 1। क्वेश्चन नो डाउट ये थोड़ा सा टफर साइड है। ऑलराइट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का है, पीएनसी। जनरली इसके क्वेश्चन ज्यादातर न्यूमेरिकल आंसर में पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको एक तो रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम है कि ये 6 की पावर n प्लस 9 की पावर n को ये 5 से मल्टीपल कब होगा, तो इन्हें भी 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर देखना है। तो 6 कैसा नंबर है, 6 को आप 5 प्लस 1 की पावर n बोल सकते हो और 9 को आप 10 माइनस 1 की पावर n बोल सकते हो। इन दोनों का ही आप बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो, ठीक है। बाइनोमियल पीएनसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये बनेगा mc0 जो कि 1 होता है टाइम्स 5 की पावर n प्लस mc1 5 की पावर m माइनस 1, ऐसे करते करते सेकंड लास्ट टर्म बनेगी mcm माइनस 1 टाइम्स 5 और अंत में बचेगा प्लस 1।
आप पाओगे कि ये सारी टर्म्स ऑफ 5 का मल्टीपल है ही और ये प्लस 1 से बचा, तो ये 5 के प्लस 1 टाइप का नंबर है। तो इस प्रकार आप दूसरे को एक्सपेंड कर दो तो ये बनेगा nc0 10 की पावर n माइनस nc1 10 की पावर n माइनस 1। ऐसे करते करते सेकंड लास्ट टर्म आएगा ncn माइनस 1 और 10 की पावर है ना ये आएगा 1 और माइनस 1 की पावर आएगा n माइनस 1 और आखिरी टर्म आएगी क्या मेरे पास, आखिरी टर्म आएगी प्लस माइनस 1 की होल पावर n। तो इन दोनों को ही आप अगर लिखोगे तो पहला तो जो है अगेन ये पूरा 5 का मल्टीपल है तो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा 5k1 प्लस 1 प्लस 5k2 प्लस माइनस 1 की पावर। अब देखो ये सब तो 5 से डिविजिबल है ही, ये 1 है ही, पूरा धर्म का इस पे अगर n इवन हुआ तो ये 5 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा और n ऑड हुआ तो ये 5 से डिविजिबल हो पाएगा। तो m कैन बी एनी नेचुरल नंबर जबकि n हैज टू बी ऑड नेचुरल नंबर फॉर इट टू बी डिविजिबल बाय 5। तो m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है 50 और n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, इनमें 50 में से 25 वाली ऑड होगी तो ये हो जाएगा 25 पंजा 125 1250 और इस नंबर को क्या नाम दिया है क्वेश्चन में p। अब हम आ जाते हैं q पे। q के लिए क्या करना है हमें कि m प्लस n जो है वो स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर q है। अब देखो दोनों नंबर अगर इसमें से हैं तो इन दोनों का सम मैक्सिमम एक से लेकर 100 तक जा सकते हैं, तो मुझे वो स्क्वायर नंबर्स प्राइम्स के ढूंढने जो 100 तक है। तो सबसे छोटा प्राइम होता है 2 स्क्वायर, फिर होता है 3 स्क्वायर, फिर होता है 5 स्क्वायर जो कि 25 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर है ना। उसके बाद जो है 11 स्क्वायर 121 जो कि 100 को एक्सीड कर जाएगा तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। ये कितना है 4 9 55 25 7 7 और 28 और ये आपके दो नंबर्स जो है m प्लस n बराबर 4 हो जाए। तो ऐसे कितने तरीके से हो सकता है, ये 3 तरीके से हो सकता है, या तो 1 3 हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 1 हो जाए, ठीक है। अब मैं काउंटिंग कर लेता हूँ इसकी, तो ये 3 तरीके से, ये 8 तरीके से हो सकता है। कैसे 1 8 2 7 से लेके 8 1 तक 8 तरीके से। सिमिलरली ये 24 तरीके से हो सकते हैं, 48 तरीके से हो सकते हैं। इन सबको आप ऐड कर देंगे तो 8 और 3 11 24 और 11 35 35 और 48 हो जाएगा आपके पास 18। और जो फाइनल आंसर इसको आपने बाय द वे क्यू नाम दे दो। प्रश्न में पूछा गया है p प्लस q विल बी इक्वल्स टू 1250 और 83 तो 3 8 और 5 13 3 1 3 3। जब तक राउंड 1 राउंड 2 की बात है, इस तरह का थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन जो कि बच्चों ने पहले नहीं सोल्व कर रखा होता है उनके लिए थोड़ा अनयूजुअली होता है, तो उसको राउंड 2 के लिए छोड़ सकते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है व्हिच यू कांट हैंडल, तो राउंड 2 में जरूर कर दें इसको, मार्क्स को कर लें अगर समय बचता है तो। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चैप्टर मैट्रिसेस का, एंड आपको मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल भी दिख रही होगी। जो टॉपिक है वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टॉपिक यूज हो रहा है वो है केली-हैमिल्टन थ्योरम। केली-हैमिल्टन थ्योरम, ये जिन्होंने पढ़ी है बच्चों ने सबको पता होगी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i बराबर 0। और अगर आप 2x2 मैट्रिक्स की बात करें तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये बन जाती है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a टाइम्स लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर 0। और इसको आप केली-हैमिल्टन थ्योरम इसमें लगा देंगे तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो जाएगी a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a टाइम्स a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a टाइम्स i बराबर 0। तो ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल भी उतनी ही ट्रू होगी जितना कि ये सिंपल पॉलिनोमियल है लैम्डा। अब आप इसको इससे कंपेयर कर लेंगे तो ट्रेस ऑफ a किसके बराबर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ a आ जाएगा 4 के बराबर, और ट्रेस करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2। तो वहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिमिलरली b की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो क्या दिख रही है मुझे b स्क्वायर माइनस 3b प्लस i बराबर 0। तो जो मेरा ट्रेस ऑफ b है वो 3 है और ट्रेस ऑफ b किसके बराबर है 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, बीटा की भी वैल्यू आ गई 2। तो मैं दोनों मैट्रिसेस को साइड में लिख के रख देता हूँ कि जो मैट्रिक्स A है एक्चुअली फुल्ली वो है 2 2 1 2 एंड मैट्रिक्स B जो है फुल्ली वो है 1 1 1 2। अब मुझे निकालना क्या है स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्यूब माइनस b। अब हमने केली-हैमिल्टन थ्योरम यूज कर लिया तो a क्यूब और b क्यूब को रिड्यूस करना आसान हो जाता है इन पॉलिनोमियल्स की हेल्प से। तो पहले मैं इस पॉलिनोमियल से शुरू करता हूँ कि मेरे पास है a क्यूब
माइनस 4a प्लस 2i बराबर 0। इसको रीअरेंज करके, सॉरी a स्क्वायर है यहाँ पे, तो आप a स्क्वायर को लिख सकते हो 4a माइनस 2i। इसको मैं जरा इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब आप a क्यूब लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा a क्यूब बराबर 4a स्क्वायर माइनस 2a। एंड इस पूरी में a स्क्वायर को आप ऊपर वाली मैट्रिक्स से, ऊपर वाली इक्वेशन से 4a माइनस 2i से रिप्लेस करके लिख दो, ठीक है। तो इस पूरे a स्क्वायर को इससे रिप्लेस करके लिख दिया, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 4a माइनस 2i माइनस 2a। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 14a माइनस, और ये हो जाएगा 8i, और ये हो जाएगा a क्यूब। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली लेट्स प्रोसीड विद द b वाला जो इक्वेशन है। b वाला इक्वेशन क्या है? b स्क्वायर बराबर 3b माइनस i, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ नंबर 3। अब आप इसको दोनों साइड अगेन b से मल्टीप्लाई करो, तो b क्यूब बराबर हो जाएगा 3b स्क्वायर माइनस, इन b स्क्वायर को जरूरत पड़ने पर आप 3b माइनस i से रिप्लेस करके लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3 टाइम्स 3b माइनस i माइनस b, 3 के 9 माइनस 1 8b माइनस 3। एंड इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 4। यानी कि अब मुझे जिसका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये निकालना है। एक और चीज़ है कि प्रॉपर्टी जो होती है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1, जहाँ पे n इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स a। अब यहाँ पे अगर सारी ही मैट्रिसेस 2/2 ऑर्डर की है तो 2 माइनस 1 ये 1 ही हो जाएगा, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a ही हो जाएगा इस केस में। तो अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब का होल स्क्वायर निकालना है, तो आप पाओगे कि वो बहुत ही आसानी से a क्यूब माइनस b क्यूब के डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। तो क्यों ना मैं पहले a क्यूब माइनस b क्यूब निकालूं। a क्यूब माइनस b क्यूब अगर मुझे निकालना है, तो मैंने जो इक्वेशन नंबर 2 और 4 में शॉर्टकट निकाल रखा है उसका यूज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 14a माइनस 8b माइनस 5। इन तीनों मैट्रिसेस को लिख देता हूँ मैं। 14a कितना होगा? 14 टू 28 28 14 20 माइनस 8b कितना होगा? 8 8 8 16 और माइनस 5i कितना होगा? 5 5 0 0। तो इसकी जो पूरी वैल्यू आ जाएगी ना मैट्रिक्स की, वो आ जाएगी आपके पास 28 minus 13 is 15, 28 minus 8 is 20, 14 minus 8 is 6 and 28 minus 21 is 7। इसकी वजह आप निकालेंगे तो 105 minus 120 will turn out to be minus 15। और प्रश्न में पूछा है आपको फाइल दिया है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब का होल स्क्वायर। वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट जो है वो 2/2 मैट्रिक्स के केस में डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होता है, तो सीधे सीधे a क्यूब माइनस b क्यूब। नाउ मैं इसका डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब निकाला है मैंने सुपर वाले स्टेज में, तो a क्यूब माइनस b क्यूब के डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना होता है 225। तो इसका आंसर है 225। थोड़ा लेंथी भी है, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और केली हैमिल्टन थ्योरम का यूज मल्टीपल चीजों में मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। पहले तो अल्फा बीटा आइडेंटिफाई करने में, फिर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को रिड्यूस करने में। तो अगेन मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को भी आप राउंड 2 के लिए छोड़ सकते हैं। एंड ये देखा जा रहा है कि जनरली ये थोड़े से टफर लेवल के आ रहे हैं न्यूमेरिकल है, विच इज नथिंग न्यू, हर साल भी ऐसा होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि an प्लस हाफ ऑफ an, सॉरी a ऑफ n प्लस 1 बराबर हाफ ऑफ दिस। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछने का अब आदी हो गया। इस तरह के रिलेशन को रिकर्सिव रिलेशन बोलते हैं बाय द वे, ठीक है। और रिकर्सिव रिलेशन अगर ये है तो मैं पहले इसको टेलीस्कोपिक सम में बनाने का ट्राई करूंगा, यानी कि an प्लस 1 माइनस an टाइप का बनाने का ट्राई करूंगा। तो वो पूरा प्रयास कर लेते हैं। सो a ऑफ n प्लस 1 माइनस an क्या हो जाएगा? जस्ट इमेजिन an/2 में से n मिटाओगे तो वो माइनस ऑफ an/2 आ जाएगा, प्लस इस पूरे को मैं कैसे लिख दूं? n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर टाइम्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर से माइनस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर टाइम्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप पाएंगे कि ये जो है दिस माइनस दिस लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम वैसा करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़, इस पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 ऑफ a ऑफ n प्लस 2
माइनस ऑफ एन बराबर माइनस ऑफ एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा लिखा हुआ है n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक मैं 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर टाइम्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए an माइनस 2 बाई एन स्क्वायर। तो मैं टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहूँगा। बाय द वे यहाँ पे भी एक 2 आएगा। तो अगर मुझे an माइनस 2 बाई एन स्क्वायर चाहिए तो माइनस an प्लस 2 बाई एन स्क्वायर चाहिए। इसको मैं 2 ऑफ a ऑफ n प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स an बराबर माइनस an प्लस, अब देखो दिस बाई दिस करोगे तो ये है ना 2 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और ये करोगे तो ये प्लस का 2 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाई एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 और 2 हो जाएगा 4 बाई एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो माइनस 2 बाई एन स्क्वायर है इसमें मैं एक और काम करता हूँ कि मैं माइनस 2 बाई एन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ प्लस 2 बाई एन स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, ताकि जब मैं इसको और इसको कंबाइन करूँ तो मैं इसकी तरफ बढ़ने लगूँ। इसकी तरफ बढ़ना है तो मैं इन दोनों को उधर भेज देता हूँ, बाकी सबको उधर भेज देता हूँ। तो क्या बनेगा, ये बनेगा an माइनस 2 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल्स, पहले तो इन दोनों को लिख देता हूँ कि 4 टाइम्स 1 बाई एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ये टेलीस्कोपिक बन रहा है साफ साफ, और इसको भी आप देखोगे तो बन रहा है प्लस 2 टाइम्स a ऑफ n माइनस a ऑफ n प्लस। अब मैं जरा बिकॉज सब कुछ टेलीस्कोपिक बन चुका है तो मैं n के लिए 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी पुट करना शुरू करता हूँ। a1 माइनस 2 बाई 1 बराबर 4 टाइम्स 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 माइनस 8। मैं है ना इनके लिए 2 पुट करता हूँ तो a2 माइनस 2 बाई 4 बराबर 4 टाइम्स 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a3 माइनस 8। एक और लिख देता हूँ a3 माइनस 2 बाई 3 3 9 बराबर 4 टाइम्स 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a4 माइनस 8। और ये पूरा इन्फिनिटी तक मुद्दा चलेगा। ये इससे ये अगले से सबसे कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें ये इससे ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है मुद्दा। यहाँ पे a1 माइनस a2 है तो यहाँ पे a2 माइनस a3 आना चाहिए था, तो यहाँ पे a3 माइनस a4 आना चाहिए था। तो माइनस a2 प्लस a2 से माइनस a3 प्लस a3 से, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो कुछ छोटी छोटी टर्म्स बच रही है। LHS से क्या बच रहा है, LHS में जो डिजायर्ड सम है वो आ जाएगा मेरे पास। इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी an माइनस 2 बाई एन स्क्वायर। और RHS में बच के एक तो माइनस 4 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 2 टाइम्स a1। अब a1 बराबर 1 दिया हुआ है तो ये ओवरऑल कितना हो गया माइनस 2, और इस पर एक अगर मैं मॉड ले लूंगा, ठीक है, तो मॉड ऑफ माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा 2 के। तो इस पूरे की वैल्यू हो गई मेरे पास 2। अगेन द फर्स्ट साइड क्वेश्चन अगेन अराउंड 2 आई वुड से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको जहाँ से भी इसको मैक्सिमाइज करना हो इजी क्वेश्चन स्टार्ट के करने का प्रयास करें। ऑलराइट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का है। अब इंटीग्रेशन में देखो sin 3x भी है, sin 2x भी है, sin x भी, और ये है किसका डेफिनेट इंटीग्रेशन। और देखो बहुत कुछ हाई फाई नहीं है क्वेश्चन में, इसमें कोई ऐसी हाई फाई प्रॉपर्टी यूज करके कुछ खास हो नहीं जा रहा। तो आपको करना क्या है, आपको sin 3x प्लस sin x में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दो। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 sin सम ऑफ एंगल्स बाई 2 हो जाएगा 2x, और डिफरेंस ऑफ एंगल्स हो जाएगा बाई 2 cos x प्लस sin 2x। और इस पूरे का मॉड को आपको हैंडल करना है तो आप जरा sin 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 2 cos x प्लस, अब देखो x 0 से पाई के बीच में मुझे देखना है कि x बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्लोज पकड़ लेते हैं चलो। तो 2x जो है ना वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करें। अब ये जो sin थीटा है ये पॉजिटिव कब होगा, इसमें 0 से पाई में, और नेगेटिव कब होगा पाई से 2 पाई। तो sin 2x जो है बाय द वे अगर वो 0 से पाई में पॉजिटिव तो x तब 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो और जहाँ तक 2 cos x प्लस 1 की बात है, ये 0 से पाई में कब कब 0 के बराबर होगा जब cos x माइनस हाफ हो जाता है, और cos x माइनस हाफ हो रहा होगा 2 पाई बाई 2। ये अपना साइन चेंज करेगा पाई बाई 2, ये अपना साइन चेंज करेगा 2 पाई बाई 3 पे। तो मैं इस पूरे को 3 इंटरवल में डिवाइड कर सकता हूँ। 0 से पाई बाई 2 में ऑफ कोर्स दिस एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। अगर मैं वेविटर बनाऊँ इसमें पाई बाई 2 2 पाई बाई 3 और अंत में 0 और पाई तो है, तो
इस पूरे इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव होगा और इसमें दोनों नेगेटिव होने की वजह से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं मॉड को भी अकॉर्डिंगली ओपन करूंगा। तो जो इंटीग्रेशन है उसको मैं 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ। जो इंटीग्रल आ रहा है आई इक्वल्स टू, है ना, 6 टाइम्स इंटीग्रल 0 से π/2 मॉड पॉजिटिव से को लेकर sin 3x। एक बार ही मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं। 0 से π/2 sin 3x प्लस sin 2x प्लस sin x dx, फिर आ जाएगा -6 टाइम्स इंटीग्रेशन π/2 से 2π/3 सेम इंटीग्रल प्लस 6 टाइम्स इंटीग्रल 2π/3 से पाई सेम इंटीग्रल। क्योंकि क्या एक्सप्रेशन तो सेम ही है, बस एक दो बार प्लस एक बार माइनस है, तो इंटीग्रल को एक बार हम लिख लेते हैं फिर लिमिट्स पुट कर देंगे। इंटीग्रल होगा क्या भाई? अच्छा मैं 6 सब में कॉमन ले लेता हूँ, या 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। sin 3x का इंटीग्रल माइनस cos 3x/3, sin 2x का इंटीग्रल माइनस cos 2x/2 और sin का इंटीग्रल माइनस cos x। ये हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 0 से π/2। माइंड यू यहाँ पे इतने सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है ना कि आपको बहुत ज्यादा केयरफुली वैल्यू पुट करनी है। थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गए, साधन नहीं घटी, दुर्घटना घटी, आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। -6 टाइम्स सेम चीजें बट लिमिट चेंज हो जाएगी। माइनस cos 3x/3 माइनस cos 2x/2 माइनस cos x, परंतु इस बार π/2 से 2π/3 और अंत में प्लस 6 टाइम्स फिर से वही इंटीग्रल माइनस cos 3x/3 माइनस cos 2x/2 माइनस cos x, परंतु इस बार 2π/3 से पाई के बीच। एक एक वैल्यू को बड़ा अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। तो ये है 6 टाइम्स, है ना। पहले π/2 पुट करेंगे तो cos 3π/2 0, cos पाई हो गया -1 बट माइनस माइनस मिला के प्लस हाफ हो जाएगा, एंड cos π/2 फिर 0, ठीक है। 0 में तो क्या प्लस क्या माइनस। अब माइनस में केयरफुली आगे बढ़ेंगे तो इस बार हमने 0 पुट किया तो cos 0 कितना हो गया? cos 0 हो गया 1/3 बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं ब्रैकेट हटा के इसको सीधा लिखता हूँ प्लस 1/3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कितना? cos 0, तो ये फिर हो जाएगा प्लस 1/2 और ये हो जाएगा प्लस का हाफ प्लस हाफ कितना होता है बाय द वे? 1। तो इसको एक बार पढ़ा देते हैं। -6 टाइम्स, अब 6 वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी। cos ऑफ 2π/3 पुट करोगे इनटू 3 तो cos ऑफ 2π हो जाएगा। cos 2π कितना होता है? -1, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास -6 टाइम्स -1/3, ठीक है। ये बनेगा cos ऑफ 4π/3। बाय द वे cos ऑफ 4π/3 कितना होता है? cos ऑफ 4π/3 होता है -1/2 और माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा और प्लस हाफ और नीचे एक और है तो प्लस 1/4 हो जाएगा। एंड cos ऑफ 2π/3 होता है -1/2, परंतु अगेन माइनस माइनस हाफ हो गया प्लस हाफ हो जाएगा। ये तो हो गई 3 शुरू की टर्म्स माइनस 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 क्या है, तीनों प्लस साइन हो जाएंगे तो प्लस में मैं कर देता हूँ 0। cos पाई होता है -1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली -1/2 एंड cos π/2 फिर से होता है 0। साइन अंत में देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर भी माइनस है ना, तो इससे बाद में डील करेंगे माइंड। प्लस 6 टाइम्स बची ये और वैल्यूज cos 3π -1 होता है और माइनस ऑफ -1 हो जाएगा 1/3, cos 2π 1 होता है तो आ जाएगा माइनस का 1/2 माइनस -1 फिर से मिला के हो जाएगा प्लस में और 2π/3 पुट करोगे तो ये प्लस में बनेगा cos ऑफ 2π/3 यानी कि लिटरली 1/3। ये हो जाएगा cos ऑफ 4π/3 माइनस माइनस पहले से ही प्लस से पर एक और माइनस होके हो जाएगा माइनस का 1/4 और माइनस cos ऑफ 2π/3 प्लस का cos 2π/3 एक्चुअली, एंड ये होता है माइनस हाफ मिला के प्लस 1 हो जाता है जो कि इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। 1/3 प्लस 1/3 हो जाता है 2/3। एक बार इनको कंसोलिडेट करने का एक प्रयास करते हैं। 6/2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3, है ना, प्लस 6। ये हो जाएगा 6/3 2, ठीक है। ये हाफ और माइनस हाफ पहले हटा देता हूँ, 6/3 हो जाएगा प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3/2। बढ़ते रहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6/3 कितना? 6/3 प्लस का 2 प्लस का एक और 2 माइनस का 3/2 एंड -3/2 -3/2 कितना हो जाता है? -3 और बचे टर्म कितने? 3 और 2 5 और 3 8 6 14 15 16 17 18 19 20 और 20 -3 कितना हो जाता है मेरे पास? 17। सो इफ यू आर रियली केयरफुल तो आप बिना कैलकुलेशन मिस्टेक किए इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं।
जो कि है 70। क्वेश्चन राउंड 1 में करने लायक है क्योंकि वैसे भी आपके क्वेश्चन है और लेंथी भी है थोड़ा। तो आखिरी में बट अगेन कंसेप्ट सिंपल से यूज हो रहा है कि मॉड कब कैसे खुलेगा और इस इंटरवल को लिमिट्स में स्प्लिट कैसे करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी हम चेक करें तो राउंड 1 वाले कितने क्वेश्चंस थे एक बार देखते हैं। राउंड 1 वाला ये था, ये नहीं था, 1 2 है ना, ये थोड़ा सा राउंड 2 वाला है, ठीक है। तो अभी तक 2 में 3, क्वेश्चन नंबर 4 5, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, 6 7 8 9, ये जो है 10 11 12, इसको छोड़ो, 13 और इसको भी छोड़ो, 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 इसको भी छोड़ो और ये 14। तो 14 जो क्वेश्चन थे वो राउंड 1 में बनने लायक थे। 14 into 4 यानी कि 56 मार्क्स आप इनसे स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए इनमें से कुछ टॉपिक थोड़े से टफ हो तो थोड़ा बहुत आप ब्रीदर लेके चल सकते हैं प्लस और माइनस, बट ये 14 क्वेश्चन तो जरूर बनने चाहिए। राउंड 3 वाले जो क्वेश्चन थे उनको भी एक बार देख लेते हैं। राउंड 3 वाले जो है, जहां तक इस क्वेश्चन की बात है इसको मैं राउंड 2/राउंड 3 भी बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे कंसेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। बाकियों में इसको भी जरा सा राउंड 3 बोल देते हैं क्योंकि इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, मतलब जो टेलीस्कोपिक सम होती है स्पेशली। एक तो है कि डायरेक्ट फॉर्मूला दिया और सिग्मा लगाना है वो लोग कर लेते हो, या डायरेक्ट वैरायटी जो हमने पढ़ाई वो आती है तो आप कर लेते हो, पर इस तरह की जहाँ पे वो खुद से कुछ क्रिएट करना होता है तो डेफिनेटली दिक्कत होती है। तो ये भी राउंड 3 का मैं बोल देता हूँ। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बीच में एक और क्वेश्चन आया था राउंड 3 का, तो ऐसे 3 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन टफेस्ट है कि अनलेस यू आर लाइक स्कोरिंग, ये हो गए इजी, लेकिन अब हम इसको इजी, मॉडरेट और टफ में बांट रहे हैं। इजी एंड फास्ट ये हो गए 14 क्वेश्चंस, जहां तक 25 क्वेश्चंस का हम हिसाब ले रहे हैं। जो टफेस्ट क्वेश्चंस है इसमें वो है 3 क्वेश्चंस, यानी कि आप नहीं भी करोगे तो उतना घबराने वाली बात नहीं। और बचे हुए या तो मॉडरेट डिफिकल्टी में या फिर लेंथ में, दोनों में से किसी की वजह से करेंगे बहुत लेंथी है तो आप समय बचेगा तो इसमें से कुछ और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 14 3 17 25 - 17 8, 8 into 4 32 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक एवरेज भी लूँ कि अगर आप प्योरली इजी और फास्ट में से छाट रहे हैं और उनमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन स्कोर कर देते हैं, इनमें से तो गलत भी हो गए तो भी आप 40+ स्कोर तो ला सकते हैं। और अगर आप 50+ स्कोर ले आते हैं तो आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा बन जाता है मैथ में, जो कि ओवरऑल परसेंटाइल को भी ऊपर ले जाने में ट्राई करता है। दैट इज नॉट टू से कि आप मॉडरेट और टफ वाले क्वेश्चंस नहीं कर सकते। मैंने इस क्वेश्चन को 17 मिनट्स में अटेम्प्ट करने का ट्राई किया कि मैं 17 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ, एंड इसमें मैंने 23 अटेम्प्ट कर लिए थे एंड 2 गलत थे, तो 23 into 4 - 2 यानी कि मेरा स्कोर 82 रहा था। आप भी अपना अपना मैथ का स्कोर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। एंड इफ यू वुड लाइक टू सी मोर सॉल्यूशंस ऑफ JEE Main 2026 January papers, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट द वीडियो। ऑल द बेस्ट।